नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग डिकोड पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कब, कौन, क्या और कहाँ का, जो पेज नंबर 1 से 12 पर है स्पीडी मैगज़ीन के। आज इसी का हम पार्ट 2 करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैगज़ीन है। इसमें हमने यही पार्ट करना है, ठीक है। इसका पार्ट 1 हो चुका है। इसमें हमने यहाँ से शुरू किया था। ये करंट अफेयर यहाँ से पेज नंबर 1 ये पूरा हो गया था। और इसके बाद एक सेकंड, पेन सेलेक्ट कर लें। ये हो गया था, फिर उसके बाद ये भी हो गया था, और यहाँ सब ये हो गया था ये, और ये सब कुछ हो गया। वैज्ञानिक अनुसंधान, खेल प्रमुख हो गया था। इसे हमने आईसीसी को, बीसीसीआई को बहुत डिटेल में देखा था, और इसको भी देखा था हमने, आईओसी को, ओलंपिक समिति को, और फीफा को देखा था, ठीक। और बैंकिंग संस्थानों में हमने ढेर सारे बैंकिंग के बारे में देखा था। और इसमें फिकी को देखा था हमने, और एसोचैम और इफ़को, 3 को। और आरबीआई के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, एसबीआई के बारे में पढ़ा था हमने। और रक्षा उपकरण को हमने एक एक फ़ोटो देख के, एक हेलिना चिनूक बराक की फ़ोटो देख के उसका स्पेसिफिकेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज हम शुरू करते हैं। चर्चित महिलाएं भी ये हमने किया हुआ था, सारी फ़ोटो देखी हुई थी हमने। अंतर्राष्ट्रीय महिला ये हो गया है, और इसका तो बस नाम देखना था, बाकी आप जितनी कैपेसिटी हो आप सारे नाम याद कर लीजिए, ठीक है। कैपिटल ज़रूर याद होनी चाहिए, ये पार्ट ज़रूर याद होनी चाहिए, कैपिटल ज़रूर याद होनी चाहिए। और ये तो नाम बहुत मुश्किल है याद करना, बट कोशिश करिएगा, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। कैपिटल ज़रूर याद करना है आपको। और हमने इसकी भी फ़ोटो देखी हुई थी, जो झांकी है स्वतंत्रता दिवस की, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आज शुरू करते हैं ये पार्ट। इसरो से संबंधित जो चीज़ें हैं, इसरो का वर्ष 24 से 26 के बीच में प्रमुख मिशन, ठीक। तो पहला हमारा होता है EOS-N1, जो कि फेल्ड हो गया था। ये 12 जनवरी 2026 को किससे लॉन्च हुआ था? PSLV C62। EOS-N1 एक, इसको कहते हैं अन्वेषा कहते हैं। ये इसका काम क्या था कि इंटेंडेड टू सपोर्ट द बॉर्डर सर्विलांस के बारे में था, हालांकि ये फेल हो गया था, ठीक। अगला हम देखते हैं CAMS, 2 नवंबर को हुआ था, LV-M3 से लॉन्च हुआ था। तो इसके बारे में हम देखते हैं। CMS जो 03 GSAT बोलते हैं इसको। GSAT मतलब जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट है। ये क्या है कि हैवी इंडिजिनस बिल्ड मिलिट्री कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। आप इतना ध्यान में रखिएगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें याद करने की इसमें नहीं है, ठीक है। ये किस लिए था आप बस इतना याद रखिएगा, ये मिलिट्री कम्युनिकेशन सेटेलाइट थी। निसार जो है नासा और इसरो का है, बहुत दिन से आप पढ़ते हुए आए हैं, ये पता होगा। GSLV से लॉन्च हुआ था ये। तो इसके बारे में देखते हैं निसार के बारे में। निसार क्या था? निसार का पूरा नाम दीजिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक। सिंथेटिक अपर्चर रडार ये क्या है? फर्स्ट सेटेलाइट है जो कि डुअल फ्रीक्वेंसी L और S, इतना तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, L और S बैंड की सार टू मैप इंटायर ग्लोबल एवरी 12 डेज, 12 दिनों के अंदर सारा मैप कर लेना है, ठीक है। L और S याद रखिएगा आप, LS, और 12 दिन के अंदर मैप कर लेगा। ये बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, जैसे आइस मास और नेचुरल हजार्ड, इन सब के लिए है, डेली चीज़ों के लिए नहीं है ये। और एक्सियम 04 है, एक्सियम 4 है। इसमें क्या है, ये स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 का है, और 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। एक्सियम 4 तो हमारे इंडिया का नहीं है, एक्सियम 4 इंडिया का नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसरो लिख दिए हैं वहाँ से, जबकि यहाँ इसरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सियम
एक्सियम 4 क्या है, इसमें देखिए आपको चारों के नाम याद होनी चाहिए, ठीक है, चारों के नाम आपको याद होने चाहिए और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अभी तो काफ़ी समय लगेगा वीडियो बनाने में, पीडीएफ तो तैयार है, मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। आप इसी मैगजीन में आगे पढ़ेंगे जब वन लाइनर में ना, तो वहाँ इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। खैर हम यहाँ देखते हैं, ये स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से बनाया है, जैसे प्राइवेट क्रू स्पेस एक्स और नासा के सहयोग में बना हुआ है। ये फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट, क्रू ड्रैगन ग्राफ स्पेस क्राफ्ट है ये, ठीक है, स्पेस में जाएगा, कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, निचली पृथ्वी की निचली कक्षा में, ठीक। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो नाम था, एक तो थे तिबोर कपू हैं, ये हंगरी के हैं, शुभांशु शुक्ला हैं, ये इंडिया के हैं, पायलट हैं, पेगी विट्सन हैं, ये यूएस के हैं, यही कमांडर थी, ठीक है, और ये स्लोवोस्क उजनास्की थे, ये पोलैंड के। इसको 2 बार 3 बार 4 बार कई बार इसको पढ़िएगा ताकि याद हो जाए। देखो तिबोर कपू है, हंगरी के हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से देखते हैं, है ना, ये हंगरी के हैं, पहले क्या है, तिबोर कपू नाम है। शुभांशु शुक्ला कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। पेगी विट्सन कहाँ की हैं, यूएस के हैं। और स्लावोस उजनास्की कहाँ के हैं, पोलैंड के हैं, ठीक है। ये मिशन स्पेशलिस्ट थी, ये कमांडर थे, इतना याद रखना है। ये भी मिशन स्पेशलिस्ट, मतलब ये दोनों मिशन स्पेशलिस्ट थे और ये पायलट थे और ये कमांडर थी, इतना याद रखना है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें बता दूँ। और बाकी इसमें कुछ और डिटेल दिख रही हो तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो जो बैठे हैं लोग उनका भी नाम दिया है, तिबोर कप्पू हैं और ये कमांडर हैं ये, और ये भी स्पेशलिस्ट हैं, ये भी स्पेशलिस्ट हैं, ये हमारे पायलट साहब हैं, शुभांशु शुक्ला जी। और नेक्स्ट हम आते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-09। EOS-09 ये क्या है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यार। EOS-09 ये क्या है, 18 मई PSLV C61, ये असफल रहा है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 9, इसके बारे में देखते हैं। ये PSLV से ये किस लिए डिज़ाइन किया गया था, ये डिज़ाइन फॉर एडवांस ऑल वेदर डे नाइट सर्वेलांस, ये सर्वेलांस के लिए लगाया था, दिन रात एडवांस वेदर के लिए, ठीक है। और अगला नेक्स्ट चलते हैं, NVS-02 101, ये GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया था। GSLV के बारे में देखते हैं, सॉरी NVS के बारे में देखते हैं। ये है सतीश धवन से लॉन्च हुआ था और इसके बारे में ज़्यादा हमारे पास डिटेल नहीं है। जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट से लॉन्च किया गया था, GSLV से। अगला है हमारा स्पारडेक्स है, ये देखिए डॉकिंग के लिए है, ये तो भी मतलब फ्यूचर में जो हमारे गगनयान वो सब मिशन है उसके लिए ये तैयारी चल रही है। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्राइमरी गोल था हमारा कि ऐसा डेवलप करना है टेक्नोलॉजी फॉर 2 स्मॉल स्पेस क्राफ्ट, 2 स्मॉल स्पेस क्राफ्ट इसके लिए, और मतलब ये चेज़र के लिए और टारगेट के लिए, जो लो अर्थ ऑर्बिट में डॉक किए जा सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोबा 3 मिशन, ये PSLV C59 से लॉन्च किया गया है। प्रोबा 3 क्या है, प्रोबा 3 मिशन लॉन्च ऑन दिस द वर्ल्ड फर्स्ट डेडिकेटेड प्रिसीजन फॉर्मेटिंग फ्लाइंग मिशन। ध्यान दीजिएगा, प्रिसीजन फॉर्मेटिंग फ्लाइंग मिशन, किस लिए, टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स के लिए ये लॉन्च किया गया था प्रोबा मिशन। अगला आता है GSAT-03। GSAT-03 क्या है कि ये स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया था। GSAT-20 इज नोन एज GSAT-N2। ये क्या है कि ए बैंड एंड हाई थ्रू आउटपुट कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है हाई थ्रू आउटपुट की,
और ये NSIL से ऑपरेट किया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से, ठीक है, और इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। देखिए बनाया गया है यहाँ पे, लेकिन लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स अमेरिकन सेटेलाइट से, ठीक। अगला आता है EOS। फिर देखिए अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट में देखिए एक यहाँ पे ये हो गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, एक ये हो गया, ठीक है, जब ये फेल हो गया था। फिर एक यहाँ भी है, N1 है, ठीक है, ये भी फेल हो गया था। मतलब दो तो हमारे EOS फेल हो गए हैं, ये फेल नहीं हुआ है, ये 2024 में लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है, EOS 08 में SSLV D3 रॉकेट से यूज़ किया गया है। इसमें इसरो के द्वारा बनाया गया है, वो तो इसरो के द्वारा बनाया ही जाएगा, और 1 ईयर मिशन था इसका। ऑब्जेक्टिव क्या थे कि माइक्रो सेटेलाइट को लॉन्च करना था, और इसमें ज़्यादा नहीं देखना है आपको। अगला आता है इनसैट 3D। ये है GSLV F14 लॉन्च किया गया है। EOS 08 के बारे में और देख लीजिए। ये माइक्रोसैट स्टैंडर्ड का पहला मिशन है। ये मेड इन इंडिया कंपोनेंट थे इसके, एडवांस पेलोड था, और 400 GB डाटा स्टोरेज की क्षमता थी, लचीला सोलर पैनल था, नैनो स्टार सेंसर था। मतलब कुछ इसमें नई टेक्नोलॉजी लाई गई थी। हाँ तो ये है। इनसैट 3D के बारे में पढ़ना था। इनसैट 3D क्या है, टू बी लॉन्च बाई इसरो, नॉटी बॉय इसका नाम है, ठीक है। इनसैट 3D इसका नाम है, नॉटी बॉय। इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला पार्ट हम आते हैं, इसरो के कुछ मिशंस हैं आने वाले कुछ साल में, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज़रूरी है। तो पहला हम देखते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च किया जाएगा। लूपेक्स 2028 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक। गगनयान हमारा अगले साल 27 में लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट ये 2028 में। मंगलयान 2 2030 में, ठीक। अब देखिए अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाना है हमारा 2028 में, ये क्या है, एक नियोजित स्टेशन है जहाँ पे यात्री 15-20 दिन तक रह सकते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में जाके 15-20 दिन तक रहना है इसमें। अगला देखिए क्या है, अगला जो है चंद्रयान 4 है, जो इसमें चंद्रमा से सैंपल लेके पृथ्वी तक पहुंचाना है, ठीक। लूपेक्स क्या है हमारा, लूपेक्स है जाक्सा, मतलब ये जापान की जो स्पेस एजेंसी है, और इसरो जो इंडिया की है, इनकी संयुक्त एक परियोजना है लूपेक्स। और गगनयान क्या है, 2027 तक की इसकी तिथि है। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, ये गगनयान। और अगला है जो स्पारडेक्स, हम नहीं देख रहे थे यहाँ पे, इसी के लिए था ये जो स्पारडेक्स था, ये इसी के लिए था, गगनयान के लिए। और जो शुक्रयान है फर्स्ट है, इसमें क्या है, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, शुक्र पे। और अगला है मंगलयान 2, ये 2030 तक जाएगा। इसमें क्या है कि मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। मतलब जो मंगलयान 1 होगा वो पहला रहा होगा, और ये मंगलयान 2 जो है ये दूसरा होगा। अगला हम देखते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में, ठीक। देखिए भाई, चीता और टाइगर अलग होते हैं, तो पहले हम इसको इतना पढ़ लेते हैं, 3 पॉइंट जो दिया है, फिर उसके बाद हम आपको डिटेल में और बताएंगे। इसमें लिखा गया है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022, डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, नामीबिया इम्पॉर्टेंट है आपको। नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता लाए गए थे, ठीक है, जिनमें से 5 मादा थी, 3 नर थे। और इनको मध्य प्रदेश के कूनो में, ध्यान दीजिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिनमें एक मादा चीता सासा की मौत हो गई थी, जो फीमेल थी चीता, उसकी मौत हो गई थी। और इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया हुआ है, ठीक है। 9 सदस्य रहेंगे 2 वर्ष के लिए। अगला है, इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में, ठीक है, कुल 50 चीते को भारत में लाना है। अब देखिए हम आपको क्या बताने वाले हैं। प्रोजेक्ट चीता, ठीक है, और एक और ये नाम रहेगा, देख लीजिएगा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें क्या है, ये कुछ न्यूज़ था,
न्यूज पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश प्लान टू इंट्रोड्यूस फीमेल चीता टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमिंग टू इस्टेब्लिश अ सेकेंड होम फॉर चीता। मतलब एक तो हम लोग कूनू देखे थे, एक तो कूनू, अब दूसरा ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये चीता का है ये। अब प्रोजेक्ट चीता क्या है कि इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट चीता इन 2022 में, जो कि हम लोग पहले देखे थे। इंट्रोड्यूसिंग चीता एक्सटिंक्ट टू, जो 70 साल पहले ख़त्म हो गए, विलुप्त हो गई थे चीता, उनको फिर से रीइंट्रोड्यूस करना है। और दूसरी बात, ये ऑपरेटेड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर में प्रोजेक्ट चीता है। ठीक, प्रोजेक्ट चीता ये क्या है कि वर्ल्ड का पहला ऐसा इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवरस ट्रांसलोकेशन है। मतलब जो मतलब एशिया हो गया, फिर इधर अफ्रीका हो गया, तो अफ्रीका से लाया गया है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल दूसरे कॉन्टिनेंट से लाके किसी बड़े कार्निवोरस को ट्रांसलोकेट किया गया, यहाँ पे बसाया जाएगा इंडिया में। ठीक है, और अगला है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इस्टेब्लिश द ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ चीता इन सेफ हैबिटेट अक्रॉस द हिस्टोरिकल रेंज। और बस बाकी इतना चीज़ पढ़ना है। ये जो NTCA हो है, NTCA मतलब कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, और बस ये पढ़ना है आपको। गांधी सागर ये भी MP में ही है, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, MP में ही है। और अगला है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। देखिए ये प्रोजेक्ट चीता है और ये गणना करने के लिए सेंसस ही है। ठीक है, थोड़ा सा और होगा मेरे ख्याल से। हाँ, गांधी सागर यहाँ पे है। ठीक है, लोकेशन क्या है, सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। देखिए मैंने आपको बताया ना, मध्य प्रदेश बॉर्डरिंग किसे, राजस्थान से। मध्य प्रदेश का जो पार्ट है जो राजस्थान से टच करता है, वहाँ पे, इधर मध्य प्रदेश होगा ना यार, यहाँ पे टच करता है, तो उसके लिए है। और बाकी ये उसका डिटेल है। खैर हमने से देखते हैं। अच्छा, ये चीता है। अच्छा, ये यहाँ पे दिया होगा अफ्रीका चीता और एशिया चीता के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो देख सकते हैं कि जो अपना एशिया वाला चीता होता है, जो इंडिया वाला है, एशिया वाला चीता है, ये स्लाइटली थोड़ा सा छोटा होता है। अफ्रीका वाला चीता थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, और थोड़ा सा ना ये इंडिया वाला थोड़ा सा येलोइश ज़्यादा होता है, पेल येलो होता है, लेकिन ये येलो कम होता है, कम पीला होता है ये इसे देख सकते हैं। और ये जो एशिया वाला, जैसे ईरान तो एशिया में ही आएगा, तो ये जो अपना एशियन चीता है केवल अभी ईरान में पाया जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं। अगला आते हैं हम बाघ गणना पे। ठीक है, टाइगर सेंसस पे बाघ गणना, ये 5वां चक्र है इसका। ठीक है, आंकड़े जारी किए हैं जो पिछले 4 वर्षों में 6.67 की वृद्धि को दर्शाया गया है। ठीक है, 6.7% की वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC का उद्घाटन करने के लिए ये उद्घाटन करते हुए गणना की गई है। ठीक है, भारत के 20 राज्य के वन्य आवासों को शामिल किया गया है इस गणना में। ये कैमरे वगैरह जो सभी लगाए गए हैं। मैंने एक चीज़ कोशिश किया, जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इसको काउंट करने में, वो सॉफ्टवेयर का नाम नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, अगर आपको मिले तो आप बताइएगा हमको। ये कुछ डेटा हैं, आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं, बाघ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं पहले। जारीकर्ता कौन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। ये हमने जो बताया वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ये जारी करता है रिपोर्ट। और ये क्या है, 5वां क्रम है, जो कि हमने बताया है पिछले 4 वर्ष पर जारी होती है। ठीक है, बाघों की कुल संख्या 3682 है, 2018 में थी, या 2018 में 2967 थी, अभी 3682, मतलब इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 6.7% है, 6.7%। ठीक है, 6.7% इंक्रीमेंट हुआ है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में।
जिम कॉर्बेट रिजर्व, ये जो उत्तराखंड में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ हैं। और अगर 2018 से 2022 के बीच में बाघों की संख्या की देखा जाएगा तो 24.1% की दर्ज की गई है वृद्धि। अगला हम देखते हैं भारत में आए तूफान और चक्रवात के बारे में। तूफान और चक्रवात के बारे में पहले देखते हैं। इसको जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले एक बात हम पहले जान लेते हैं कि इसकी नामकरण कैसे होता है और इसके नामकरण के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो ये है छोटा सा एक पार्ट है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखिएगा। पहला है कि इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है नामकरण करने की। तो जब नाम हम लोग देते हैं कोई भी तूफ़ान का, साइक्लोन का अगर नाम देते हैं तो उससे क्या होता है कि आसानी होती है उसको आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में आसानी होती है और उसको अच्छे से याद किया जा सकता है, बहुत दिन तक आराम से याद किया जा सकता है और पहचाना जा सकता है। ठीक, पहचाना मतलब कि उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और अगला पार्ट होता है कि जो कौन सी अथॉरिटी होती है, ऐसे कौन लोग होते हैं जो लोग कि साइक्लोन का नामकरण करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो पहले इसमें कितने लोग थे, पहले तो थे इंडिया थी पहले। ठीक, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, यस, हाँ पहले इंडिया थी इसमें, और मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड। मतलब पहले तो मेरे ख्याल से 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 थे। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग बाद में और आके इसमें जुड़ गए। कौन लोग जुड़े, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, अमन, यमन। 1 2 3 4 5, 5 लोग आके फिर से जुड़ गए। ठीक है, मतलब अभी 13 लोग हैं। ठीक, ये लोग मिल के इसका अपने तूफान का नामकरण करते हैं। अब देखिए अगला बात क्या है कि कंडीशन क्या है नाम देने की। तो कंडीशन ये है कि वो जो नाम होना चाहिए, ठीक है, तूफान का नाम होना चाहिए वह 8 लेटर का होना चाहिए, 8 लेटर का होना चाहिए, 8 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ईजी टू प्रोनाउंसिएट, मतलब उच्चारण करने में आसान होना चाहिए वो नाम। और एक ही नाम को 2 बार नहीं बोल सकते हैं, 2 बार नहीं रख सकते हैं एक नाम का यूज़। और अगला है कि वो नाम शुड बी रिप्रेजेंट रूडनेस और क्रुएल्टी। मतलब ऐसे देखिए, तूफान आता है तो वो नुकसान करके जाता है, तो इसलिए कोई सॉफ्ट और प्रॉस्परस नाम नहीं होना चाहिए, वो बहुत रूड नाम होना चाहिए जो भी नाम हो। और सबसे ज़रूरी बात लास्ट में कि इट इज़ नॉट रिलेटेड, वह संबंधित नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिकल इंडिविजुअल, राजनीतिक व्यक्ति से, या फिर रिलीजियस बिलीफ, किसी मतलब धार्मिक भावना से, या फिर किसी जेंडर से, या फिर किसी संस्कृति कल्चर से। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया और आपको कभी पता भी नहीं रहा होगा ऐसा चीज़ें होती हैं। तो अब देखते हैं अगला है यहाँ पे फेंगल, नाम है तूफान का, फेंगल है। फेंगल का प्रभावित क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, नाम किसने रखा था, सऊदी अरब। आपको इससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, और जो हमारा जो साइक्लोन वगैरह आते हैं ना, 2 साइड से आएंगे, साइक्लोन 2 साइड से आएंगे, तो हम लोग उसका नाम भी उसी तरीके से करेंगे। एक तो साइक्लोन हमारा इधर का हुआ, एक तो हमारा इधर का हुआ। ठीक है, तूफान एक इधर का हुआ, एक इधर का हुआ। तो जो इधर वाला हुआ ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी तो ये हो गया, लेकिन ये अरब की खाड़ी है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दिमाग में रख के ये सारे नाम याद करने होंगे। देखिए सऊदी अरब में ये थे, मतलब ये अरबियन ओशियन का है ये। तमिलनाडु ये फेंगल नाम रखे जाते, फेंगल, चीडो प्रभावित क्षेत्र, मोजाम्बिक, नामकरण मॉरिशस, डीके लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र में आया है, दक्षिण अफ्रीका, ये हम लोगों की तरफ का नहीं है, ये कहीं और का है। ठीक है, फ्रांस के पास का है। जूड, ये मेडागास्कर एंड मोजाम्बिक, मॉरिशस का है। अल्फ्रेड, ये ऑस्ट्रेलिया में आया है, ऑस्ट्रेलिया ने नामकरण किया है। शक्ति, अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात, ये श्रीलंका ने नाम रखा है। रगासा, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन,
ये फिलीपींस में है, ये साउथ ईस्ट एशिया की है। और एमी ये यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड ये यूरोप की है। यूके मेट ऑफिस, देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है ना, इसमें ये हमारा ये साउथ एशिया की बात कर रहा है, ठीक है। साउथ एशिया में जो भी साइक्लोन वगैरह आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसकी नामकरण की बात हमने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो जैसे ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया वाले में ऑस्ट्रेलिया के नामकरण किए जाएंगे, तो वहाँ के लोग रहेंगे, तो उनसे हमको मतलब नहीं है। जैसे ये फ्रांस वाला हो गया, ये फ्रांस का हो गया, ये यूके का हो गया, तो इनका अलग अलग अपनी कमेटी होगी। जैसे हम लोगों में 13 लोग थे, इन लोगों में अलग अलग अपना होगा कुछ। ये होता है हेलोंग। हेलोंग जापान और अलास्का को प्रभावित किया था, वियतनाम ने इसका नाम रखा है। मैटमो ये फिलीपींस, चीन, वियतनाम को प्रभावित किया था, लाओस ने इसका नाम रखा है। मोन था आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु प्रभावित थे, थाईलैंड ने नाम दिया इनका। मेलिसा ये जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास ये प्रभावित हुए हैं। कालमेगी फिलीपींस, वियतनाम प्रभावित हैं, उत्तर कोरिया ने नाम दिया था। दीतवा ये श्रीलंका प्रभावित किया था, और यमन ने इसका नाम दिया है, ठीक। और अगला पार्ट हम देखेंगे भारत की वन स्थिति एवं रिपोर्ट, ठीक। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ठीक है। इसमें शुरू करते हैं हम कि 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया, ठीक है। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित होता है। अब देखिए, आपको यहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें दिया है एक वन आवरण दिया है, और इसमें एक तो दोनों टर्म मिला के वन एवं वृक्षावरण और दूसरा वृक्षावरण दिया है, ठीक है। वन आवरण और वृक्षावरण, अब इसके बारे में पहले हम बताते हैं आपको कि ये क्या होता है। पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देखते हैं। ये वन हो गया, ये वृक्ष हो गया, ठीक है। ट्री मतलब वृक्ष हो गया, फॉरेस्ट मतलब वन हो गया। इनको देखते हैं। तो पहले वृक्ष क्या होता है, वृक्ष आवरण क्या होता है, इसको देखते हैं कि ये टोटल एरिया, जितना एरिया है, ठीक, जितना एरिया है कवर किया गया है बाई ट्री से। अब देखिए, जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं ना ट्री के, जैसे कि 10-12 ट्री यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे ट्री हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये डायग्राम मेरा गलत बन गया, फिर से मैं बनाता इसको। मान लीजिए कि यहाँ पर एक है 10-12 पेड़ हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4-5 पेड़ यहाँ पे हैं, फिर कुछ आते हैं पेड़ यहाँ पे हैं। तो अब क्या होगा कि ये तो ट्री कवर में काउंट होंगे, कि मतलब कि जितना ये ट्री कवर कर रहा है लैंड, ठीक है, जितना ये ट्री कवर कर रहा है लैंड, यहाँ पे जैसे 5 ट्री यहाँ पे हो गए, 10 यहाँ हो गए, 50 यहाँ पे हो गए, ऐसे ऐसे जितना कवर कर रहा है वो ट्री कवर में आएगा। और फॉरेस्ट कवर में क्या आएगा कि ऑन द अदर हैंड रेफर्स स्पेसिफिकली द एरिया लैंड विच इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है कि डेंसिटी मोर देन 10%। ट्री की जो कैनोपी होती है ना, ट्री के जितना ये कोई ट्री है कितना ये अपने अर्थ को कवर कर रही है, धरती को कितना कवर कर रही है, यह 10% से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेड़ यहाँ है, ठीक है, तो दूसरा पेड़ यहाँ है, तो इसके बीच में बहुत गैप नहीं है, तो गैप नहीं होना चाहिए, पास पास बिल्कुल पेड़ होनी चाहिए, ठीक है। और धरती बिल्कुल ढकी होनी चाहिए ऐसे। तो और ये एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो पेड़ है ना, ये इतने एरिया में 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान, अगर पेड़ हैं 10% इनकी डेंसिटी है, लेकिन 1 हेक्टेयर से कम है, तो भी ये ट्री कवर में काउंट होंगे। और अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं लेकिन 10% कैनोपी नहीं है, तो भी वो ट्री कवर में काउंट होंगे। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं इसको कि ऑल फॉरेस्ट, जितने भी वन आवरण हैं वो सभी वृक्ष आवरण हैं, लेकिन वाइसे वर्सा नहीं है। मतलब कि जितने फिर ये वृक्ष आवरण
उतने वन आवरण नहीं है। ठीक, अब इसी चीज़ को हिंदी में देख लेते हैं, अब आसानी समझ जाएंगे आप। जो वन क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसा कि हमने बताया वन क्षेत्र, अब ऐसा ऐसा करके आपको इसकी 10% तो इसकी कैनोपी होनी चाहिए, ये जो लैंड ढका हुआ है ये 10% तो होना चाहिए, और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होनी चाहिए लैंड, तब तो ये वन है, वन हो गया, वन क्षेत्र है। अदरवाइज अगर वृक्ष आवरण देखा जाएगा, टीसी मतलब कि ट्री कवर, तो अगर या तो फिर ये कंडीशन फुलफिल ना करे या तो ये कंडीशन फुलफिल ना करे, दोनों में से ही हो जाएगा। अब आते हैं अपने, अब फिर यहाँ पे वही देख लीजिए कि पहला सर्वे कब हुआ था, 1987 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, और प्रत्येक 2 साल में होता है। ठीक, और इसका पूरा नाम असली में होता है, पूरा नाम होता है कि असेसमेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कुछ डेटा है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ डेटा को याद करने का तरीका। ये ना डेटा आप ऐसे मत याद करिए, ये वाला मत याद करिए, ठीक, आप केवल इसको याद करिए। ये 25.17% अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो, अगर केवल वन को देखा जाए, फॉरेस्ट को अगर देखा जाए तो 21.76, ठीक है, इतना परसेंट है टोटल लैंड का। और अगर वृक्ष की बात किया जाए तो 3.41। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब ये आ जाएगा। अगला क्या है देखिए, 2021 की तुलना में, ठीक है, वृद्धि कितना हुआ है, इतना हुआ है 1445, ठीक है। 21 की तुलना में देखिए दोनों में वृद्धि बोल दिया है। अब वन की अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे तो इतना वृद्धि हुआ है, और वृक्ष की बात करेंगे तो 1279, मतलब कि वन में तो बहुत कम वृद्धि हुआ है, लेकिन वृक्ष में ज़्यादा वृद्धि हुआ है, 156 है, ये 1289 है। अगला देखते हैं क्या है कि वन और वृक्ष आवरण में फिर वही पूछेगा, अब इसमें अलग से अपना स्टेट बताइए, इसमें स्टेट बताइए, इसमें स्टेट बताइए, सबका अलग अलग। तो अब बैठ के ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगर दोनों को मिला के बोलेंगे, अगर ये वाला दोनों को मिला के बोलेंगे तो भैया इसमें छत्तीसगढ़ ज़्यादा है, छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा। अगला है, अगर वन की बात करेंगे, केवल वन की, मतलब ये वाला पार्ट, अगर ये वाले पार्ट में बात करेंगे तब इसमें आता है मिजोरम, आता है जो छोटे छोटे राज्य है, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। अब सर्वाधिक वन एवं वृक्ष वाले राज्य कौन है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो भाई मध्य प्रदेश ही बहुत पहले से चला आ रहा है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र, ये इतना याद रखिएगा। अगला है वन वृक्ष दोनों है। अगला केवल अगर वन वाला फॉरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है, तो भाई लक्षद्वीप, ये परसेंटेज वाइज है, तो इतना तो पता है, लक्षद्वीप छोटा सा है, सारा जंगल ही है वहाँ पे, आइलैंड है ना इसलिए, और ये छोटे राज्य हैं भाई, इसलिए वहाँ पे आ जाते हैं। और मैंग्रोव की बात करते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन आवरण कितना है, टोटल 4992 है, अभी डिले मतलब 4992 है, और ये धीरे धीरे 5000 हो जाएगा, 0.15 पूरे क्षेत्रफल का है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन। पहले हम आपको मैंग्रोव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक। मैंग्रोव पहले देखिए कहाँ पे है, ठीक है, यही मैंग्रोव है, ध्यान से देखिएगा। मैंग्रोव ये है, कुछ मैंग्रोव के साइट्स हैं, ठीक है। अगर आप क्षमता हो आपको तो याद कर लीजिए, याद किए रहेंगे तो बेनिफिट ही रहेगा आपको। बस आप ध्यान दीजिएगा, एक और मैप ध्यान से देखिएगा कि ये जहाँ जहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई न कोई रिवर आई हुई है, ठीक है। ये रिवर, ये नदी यहाँ पे गिरती है, समुद्र में मिलती है, तो वहीं पे ये मैंग्रोव बना हुआ है, ठीक। ये सारे कुछ कहीं न कहीं नदी के किनारे ही हैं। तो सबसे जो बड़ा है ये सुंदरबन है, पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं। जुलाई 26 याद रखिएगा, मैंग्रोव्स डेज होता है, जुलाई 26। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान एंड निकोबार, मतलब गुजरात का देख लीजिए, गुजरात में भी बहुत है। सुंदरबन मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और क्या था, कार्बन स्टॉक देख लीजिए कितना है, 7285 मिलियन टन, ठीक। और बांस वाला भी सिर्फ आता तो नहीं है, लेकिन अब देख लीजिए अलग से अगर दिया है तो, बांस का क्षेत्र और बांस क्षेत्र में वृद्धि,
5 का टोटल क्षेत्र है 1,54,660, ठीक है। और वृद्धि कितना हुआ है 5,227। बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा काम ये बनता है कि अब एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूँ आपको, ठीक। और आई होप कि इस बार आपको याद भी हो जाएगा। देखिए पहला हमने क्या कहा था याद करने के लिए, वन और वृक्ष आवरण वाले में, ठीक है। सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। अब देखिए ये तो वन और वृक्ष था दोनों, लेकिन अगर केवल वन की बात करेंगे, इसी में देखिए केवल अगर वन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, मतलब ये दोनों तो सेम है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ये छत्तीसगढ़ आ गया। अब देखिए प्रतिशत की बात करते हैं, अगर प्रतिशत की बात करेंगे, वन वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वन मतलब फॉरेस्ट कवर, ठीक है। ट्री कवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वन वाला इसमें देखिए, इसमें छोटा जो सबसे छोटा रहेगा तो लक्षद्वीप है, तो परसेंटेज में वही आएगा 91.33। फिर उसके बाद मिजोरम है, जंगली एरिया है, ये भी रहेगा वहाँ पे। अंडमान एंड निकोबार है, वो भी रहेगा। 3 अपना याद कर लीजिए। फिर मैंग्रोव में भाई पश्चिम बंगाल, अब टिक करिए, इसलिए ज़्यादा था नहीं, ये 3 ही है, आराम से याद हो जाएगा आपको। फिर उसके ऊपर भी कुछ था, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? वन और वृक्ष दोनों को मिला देंगे तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं करना है, छत्तीसगढ़। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में अच्छा वृद्धि हुआ है, उड़ीसा में वृद्धि हुआ है। अब देखिए ये वन और वृक्ष दोनों था, लेकिन अगर केवल वन की बात करेंगे तो मिजोरम में तब छोटा वाला, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। इतना याद करना, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा चीज़ें। अगला हम चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला है हमारा एक बार इसको मैं आपको और दिखा देता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है ना। आप थोड़ा सा और देख लीजिए, 1987 याद कर लीजिए, ठीक है। पहला सर्वे कब हुआ था? 2 साल में होता है, ठीक। बस इतना याद रहेगा, बहुत है इतना। ये मुझे श्योर नहीं हूँ मैं कि ये करंट वाला है कि नहीं है। खैर जो भी है, जितना बताना था मैंने बता दिया। ये देखिए मैंग्रोव है ये, ठीक है। मैंग्रोव के पेड़ अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखिए, आदि ये पानी में होता ही है। इसके और भी स्पेसिफिकेशन है, बट अभी मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता सकता, डिटेल में उतना नहीं जा सकता। ये देखिए मैंग्रोव हैं, सुंदरवन के मैंग्रोव, ये पूरा पेड़ ही पानी में होता है। ये सलाइन वाटर मतलब खारे पानी में। और अगला ये एक स्लाइड है, देखिए वीजी राम आप में आएगा यहाँ पे। मैं पहले उसी को, वीजी राम देखिए ये वाला पार्ट, वीजी राम। ये अगले नेक्स्ट पेज पे जो स्थलों शहरों के अभियानों के नाम परिवर्तित किए गए ना, तो वहाँ पे ये वीबी जी राम जी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पहले ये मनरेगा था, फिर बाद में विकसित भारत जी राम जी हुआ है। इसमें क्या था, पहले 100 दिन का था काम देने का, फिर अभी बढ़ा के इसको 125 दिन किया गया। और इसमें क्या था कि वर्क स्कैटर्ड अक्रॉस कैटेगरी, जैसे नो रोबस्ट नेशनल स्ट्रेटजी कोई नहीं थी, अलग अलग बहुत काम कराए जाते थे। लेकिन अब इसमें लोग प्लानिंग अच्छे से होगी, मैंडेट विकसित ग्राम पंचायत प्लान होगा। और पहले इसके कॉस्ट जो हैं स्टेट बियर करते थे, लेकिन अब 60-40 का रेशियो हो गया, 90-10 का रेशियो हो गया। 60-40 में बाकी सब स्टेट रहेंगे, और 90-10 में जो नॉर्थ ईस्ट वाले और पहाड़ी एरिया रहेंगे, ठीक है। जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे हिमालय, उत्तराखंड, और सॉरी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, अब हम इसको देखते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन एवं भारत एवं विश्व में जो शीर्ष हैं। इसमें देखते हैं विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम, फसल और खाद्यान्न। इसमें हम देखते हैं पहला है चावल में विश्व में प्रथम कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा चावल होती है, और भारत में कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक। गेहूं और आलू चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। मक्का अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, और अपने भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है।
दलहन और दालें ये भारत में सबसे ज़्यादा होती हैं और भारत में भी मध्य प्रदेश में होती हैं। अगला है मूंगफली। मूंगफली कहाँ पे होती है? चीन में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन भारत में गुजरात में होती है। गन्ना। गन्ना ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। जूट। जूट जूट भारत में होता है, ये पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में, तो ये पश्चिम बंगाल है देखिए। तंबाकू चीन में सबसे ज़्यादा होता है और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है, इंडिया में केरल में सबसे ज़्यादा होता है। कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अपने यहाँ कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। सूरजमुखी यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अपने यहाँ कर्नाटक में होता है। ये कर्नाटक क्या देखिए, कॉफ़ी और सूरजमुखी कर्नाटक है। ज्वार अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में महाराष्ट्र में होता है। कपास चीन में सबसे ज़्यादा होता है। कॉटन भारत में गुजरात में होता है। प्याज चीन में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में महाराष्ट्र में होती है। चाय टी चीन में सबसे ज़्यादा होती है, भारत में असम में। सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश इंडिया में। दूध भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में भी उत्तर प्रदेश में। चीनी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा और भारत में ही सबसे ज़्यादा, ठीक याद रखिएगा ये। मसाला भारत में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। कुल तिलहन भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में भी राजस्थान में, ठीक है। और अगला हम देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन में। खनिज उत्पादन में क्या है? कोयला ग्रेफाइट खनिज हो गया। और विश्व में प्रथम कौन है? कोयला ग्रेफाइट चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, सबसे ज़्यादा आपको ये वाली बेल्ट मिलेगी, ये ना यहाँ वाली जो पार्ट है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब वाले पार्ट माइनिंग में सबसे ज़्यादा हैं। सॉरी। अगला है हीरा। हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? रूस में। और इंडिया में कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। अगला क्या है? तांबा। तांबा कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? चिले में होता है। चिले भारत में कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। लौह अयस्क। लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में कहाँ पे? उड़ीसा में। चांदी। चांदी कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? मैक्सिको में। भारत में राजस्थान में। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अमेरिका में। भारत में राजस्थान में। और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अमेरिका में और भारत में आसाम में। बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में और भारत में उड़ीसा में बॉक्साइट। मैगजीन दक्षिण अफ्रीका, भारत में मध्य प्रदेश। मैंगनीज़ है, सो नॉट मैगजीन, मैंगनीज़। और सोना चाइना में। अभ्रक और टंगस्टन ये भी चाइना में। भारत में कहाँ पे होता है सोना सबसे ज़्यादा? कर्नाटक में। और अभ्रक और टंगस्टन आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम देखिए आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कजाकिस्तान में। और जिप्सम अमेरिका में सबसे ज़्यादा और भारत में राजस्थान में। सीसा और कैडमियम चाइना में सबसे ज़्यादा और इंडिया में राजस्थान में। निकेल। निकेल इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में उड़ीसा में। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, इंडिया में उड़ीसा में। टीन चीन में सबसे ज़्यादा होता है। इस्पात चीन में सबसे ज़्यादा होता है। टीन भारत में कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा। इस्पात कहाँ पे? उड़ीसा में। प्लेटिनम कहाँ पे? उड़ीसा में। अब एक बात देखिए, जैसा हमने आपको पढ़ाया है ना, इसको मैं दोबारा से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ आपको, ऐसे ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है, सही तरीका मैं बताता हूँ आपको। कोई बात नहीं, एक बार ज़्यादा लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन वो चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। आप इस बार है ना, इस बार इसको बाईपास कर दीजिए, इस वाले पार्ट को बाईपास कर दीजिए आप केवल अपना वाला पार्ट याद रखिए, ठीक। अपना केवल अपना इंडिया में पार्ट याद रखिए। कोयला ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में। कोयला ग्रेफाइट याद रखिए।
हीरा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश। तांबा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश। लौह एस कहाँ पे होता है? उड़ीसा। चांदी कहाँ पे होती है? राजस्थान। कच्चा तेल कहाँ मिलता है? राजस्थान। प्राकृतिक गैस कहाँ पे होता है? आसाम। बॉक्साइट कहाँ पे? उड़ीसा। मैंगनीज कहाँ पे? मध्य प्रदेश। सोना कर्नाटक। अभ्रक और टंगस्टन आंध्र प्रदेश। यूरेनियम आंध्र प्रदेश। जिप्सम राजस्थान। सीसा और कैडमियम राजस्थान। ठीक, ये दोनों राजस्थान। निकेल उड़ीसा। क्रोमाइट उड़ीसा। टीन छत्तीसगढ़। इस्पात उड़ीसा। प्लैटिनम उड़ीसा। अब ऐसे ही करके आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं तो आगे बढ़ जा रहा हूँ अभी। अगला है हमारा पार्ट, इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे, हम देखेंगे। अगला पार्ट है स्थलों, शहरों और अभियानों के परिवर्तित नाम, जो नेम चेंज हुआ है, ठीक है, जो नाम चेंज हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश का, इसका नाम हो गया है जन भवन। इसको हम देखते हैं। ये देखिए हमारा राज्यपाल का आवास है ये उत्तर प्रदेश की, इसका नाम जन भवन हो गया है। अगला देखते हैं रातापानी टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का है, इसका नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व। ठीक, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व। अगला है कर्मश्री योजना, ये पश्चिम बंगाल की है, इसका नाम हो गया है महात्मा श्री। देखिए ये ना, ये वाला स्कीम बहुत ट्रिकी है, इसको मैं स्कीम वाले पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ भी कुछ, यहाँ तो ज़्यादा नहीं है इसमें। जैसे मनरेगा नहीं चलता है अपने इंडिया में, वैसे वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, मतलब इंडिया के कई पार्ट में चलता है। तो पश्चिम बंगाल में कुछ केंद्र से लड़ाई हो गई थी, इसकी वजह से वहाँ नरेगा न चल के, मतलब नरेगा का जो फंड रोक दिया गया था, इसलिए ममता बनर्जी ने कर्मश्री योजना शुरू किया। बाद में इसी का नाम बदल के महात्मा श्री किया गया है। ठीक है, महात्मा श्री क्यों किया गया है उसके पीछे राजनीति देखिए। ये जो हाँ, इसमें जो ये नरेगा नहीं है, जो नरेगा को वीबी राम बोला गया है कि विकसित भारत रोजगार और आजीवन मिशन ग्रामीण, जो वीबी जी राम जी किया गया है ना, तो पहले इसका नाम क्या था जो प्रस्तावित हुआ था, वो था पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ये था पहले। लेकिन इसको हटा दिया गया, इसको टाल दिया गया, इसलिए पश्चिम बंगाल ने क्या किया कि अपना एक अलग से जो नरेगा था उसका नाम रख दिया महात्मा श्री, पहले इसका नाम था कर्मश्री। ठीक, इसमें भी वही है, 50 से 70 दिनों के काम की गारंटी होता है। जैसे नरेगा में 100 दिन का था, तो वीबी जी राम जी में 125 दिन हो गया, इनमें अपना स्टेट का है तो 50 से 75 दिन के काम की गारंटी होती है। बस यही आपको याद रखना है। और अगला हम देखते हैं क्या है, अरलम वन्यजीव अभयारण्य, ये केरल का है, इसका नाम हो गया अरलम तितली अभयारण्य। ठीक, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम हो गया सेवा तीर्थ, और मनरेगा का नाम हो गया वीबी जी राम जी, ये मैंने आपको बताया। राजभवन का नाम हो गया लोक भवन। ठीक, और यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के जो आवास था उसका नाम जन भवन। देखिए जन भवन, राजभवन, लोक भवन, सब आपको ध्यान में रखना है। अगला है केंद्रीय सचिवालय, इसका नाम कर्तव्य भवन। और एक है फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी, इसका नाम हो गया विश्वनाथन आनंद कप। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 को विश्वनाथन आनंद कप। इसमें क्या है कि जो फीडे शतरंज कप है 2025, इसका नाम विश्वनाथन आनंद किया गया है। ये जो विश्वनाथन आनंद जी हैं, ये 5 बार विश्व के चैंपियन रहे हैं और भारतीय शतरंज के दिग्गज हैं, ठीक है। तो इन्हीं के सम्मान में ऐसा चीज़ किया गया है। अगला है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र का नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है। अगला है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम है लोकनेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा। अगला हो गया अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में, इसका नाम हो गया अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला है अटल मोहल्ला क्लिनिक, ये झारखंड का
इसका नाम हो गया मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा। अगला है जलालाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका नाम हो गया परशुरामपुरी हो गया, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, परशुरामपुरी, ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले में जलालाबाद कस्बा है, उसका नाम बदल के परशुरामपुरी किया गया है, क्योंकि पौराणिक जन्मभूमि परशुराम के रूप में विरासत को दर्शाने के लिए, ठीक। और अगला हम देखते हैं, अगला है खैरथल तिजारा जिला झारखंड, इसका नाम हो गया भर्तृहरि नगर। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसका नाम बदल गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। इसका पूरा नाम देखिए, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। अगला है इस्लामपुर महाराष्ट्र, इसका नाम हो गया है इस्लामपुर से ईश्वरपुर। अगला है कारनैक ब्रिज, इसका नाम हो गया है सिंदूर ब्रिज। नेक्स्ट है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, इसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। मैक्सिको की खाड़ी से अमेरिका की खाड़ी। पश्चिम पड़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश से राजा भभूत सिंह अभयारण्य। देखिए मैक्सिको वाला ये फॉरेन चीज़ आ गया यहाँ पे, मैक्सिको को अमेरिका बोल दिया। गया बिहार को गया जी हो गया, ये आपको याद होगा, काफ़ी पुराना न्यूज़ है ये। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड, सिलक्यारा सुरंग का बाबा बौखनाथ सुरंग। खुलताबाद महाराष्ट्र में रत्नपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ राष्ट्रमंडल खेल हो गया। जोमेटो भैया एक कंपनी का भी आ गया, इटर्नल लिमिटेड हो गया इसका। करीमगंज जिला श्रीभूमि। अगला है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सराय काले खां चौक बिरसा मुंडा चौक। काकसर ब्रिज लद्दाख कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। फोर्ट विलियम कोलकाता विजयदुर्ग। पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम पुणे एयरपोर्ट। संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट पुणे एयरपोर्ट संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल को क्या कहा गया है, नाम बदल के इसका गणतंत्र मंडप हो गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का अशोक मंडप, ठीक। दरबार को गणतंत्र मंडप और अशोक को अशोक मंडप। जोशीमठ तहसील के चमोली उत्तराखंड का नाम ज्योतिर्मठ हो गया है। और कोसिया कुटोली तहसील नैनीताल उत्तराखंड का नाम कैंची धाम हो गया है, ठीक। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पे, अगला है ब्रांड एम्बेसडर और योजना अभियान की संस्था के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है। तो पहला ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी माही भाई अपने हैं। देखिए बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 ये है क्या, देखते हैं इसको। इसके सद्भावना राजदूत हैं और इसमें क्या है कि ये इवेंट है, ये टूर जो है ये इवेंट है क्या है, 437 किलोमीटर मार्ग को कवर करता है। इसमें तीव्र प्रतिस्पर्धा जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, खड़ी चढ़ाई जो मतलब इस पे दौड़ते हैं, खड़ी चढ़ाई पे चढ़ते हैं और विविध भूभाग पे शामिल हैं, मतलब जिसको ऑफ रोडिंग कहते हैं, जैसे ऊंचे गड्ढा वड्ढा है वो सब भी है, तेज़ दौड़ने वाला भी है और चढ़ाई भी है, ठीक। अगला है न्यू इंडिया का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर जी हैं। न्यू इंडिया ने न्यू बैलेंस, अब न्यू बैलेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये तो जानवी कपूर जी, ठीक है। न्यू बैलेंस, अब न्यू बैलेंस है क्या, न्यू बैलेंस है कि वैश्विक स्पोर्ट वियर कंपनी है, ठीक है। ग्लोबल स्पोर्ट वियर बिजनेस है, जो स्पोर्ट्स के में जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े वो बनाती है, ठीक। अगला है हमारे पीएनबी की पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर हैं। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। और नेक्स्ट हैं यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश, ये भी एक्ट्रेस हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा।
इंग्लिश प्रीमियर लीग के एम्बेसडर भारत के लिए कौन है? संजू सैमसन, इंग्लिश प्रीमियर लीग। और अगला है पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय की दीपिका पादुकोण। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था कि जो महिला खुद डिप्रेशन वगैरह से जूझी हो, फिर इनका मतलब लेफ्ट के प्रति थोड़ा लीनिएशन रहता है इनका, फिर भी सरकार ने इनको बना दिया है राजदूत, वो अलग बात है, फिर उसी पर विवाद हुआ था। अगला है विकसित भारत बिल्डथॉन। ये बिल्डथॉन क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला हैं। एक्सियम 4 मिशन वाले जो मैंने आपको बताया था, इनके साथ 3 लोग और थे, ठीक है। एक पोलैंड से थे, एक हंगरी से थे और एक यूएस से थे। आप नाम बताइए, अगर आप कमेंट बॉक्स में करिए, आप भी मैंने जल्दी में आपको बताया। ये शुभांशु शुक्ला जी हैं, एक्सियम 4 वाले, ठीक है। और ये था क्या, एक्चुअली किया था ये क्या, विकसित भारत बिल्डथॉन था। इनके बारे में कुछ है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है विकसित भारत बिल्डथॉन की। बिल्डथॉन का मतलब क्या है कि कक्षा 6 से 12 के छात्रों को उसमें नवाचार और विकसित भारत 2047 पर केंद्रित है। उनमें विज्ञान के प्रति सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है, ठीक है। बिल्डथॉन का ये मतलब है, ठीक। और अगला देखते हैं लेवीज जो कपड़ों की ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट है। ये लेवीज है जो कपड़े वगैरह बनाती है। और अगला है, ये देखिए काफ़ी ट्रिकी है, एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2025, अचंत शरद कमल और स्केचर्स हैं। ये वाला ट्रिकी है थोड़ा। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज हैं। देखिए मोहम्मद सिराज के अलावा बुमराह भी हैं और 2-3 लोग और हैं। देखिए स्केचर्स के पहले अपने इंडिया में कौन कौन है, पहले स्केचर्स होता क्या है पहले ये देख लीजिए। ये क्या है? टू प्रमोट दिस हैंड फ्री स्लिप इन एंड इंडियाज़ क्रिकेट। अरे इसमें फुटवेयर भी बनाता है, मतलब जूते वूते भी बनाता है और अदर भी कपड़े बनाता है ये, ठीक है। ब्रांड ये कपड़े वगैरह की है ये। तो इसमें इंडिया से कौन है? कार्तिक आर्यन है। ये क्या फोकस किए थे? हैंड फ्री स्लिप इन की। ये स्टाइलिश और कन्वीनियंट फुटवेयर है एक। और एक मोहम्मद सिराज थे, ये भी क्रिकेटिंग गियर जो क्रिकेट में पैड वगैरह पड़ते हैं और भी होते हैं पैड वगैरह लगाने के लिए, उन सब के। और बुमराह भी वही किए थे क्रिकेट फुटवेयर के बारे में। अनन्या पांडे भी हैं इन्हीं की, लाइफ स्टाइल कैजुअल वियर। तो 1 2 3 4 लोग तो इंडिया से हैं, बाकी अलग में सोफिया वर्गरा हैं और होवी मंडल और ब्रूक वर्के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोनम है। ये एक स्टाइलिश आइकॉन है, बहुत फिट रहते हैं मिलिंद सोमन जी, मैं इनके बारे में बताऊंगा। नमो युवा रन में किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। इसका पर्पज़ क्या था? टू नशा मुक्त भारत बनाना था, ड्रग फ्री इंडिया बनाना था और फिट इंडिया, मतलब जिम उम जाएँ और डिजीज़ फ्री रहें। पिछली बार के जो ब्रांड एम्बेसडर थे बबीता फोगाट जी थी, जो रेसलिंग करती हैं। मिलिंद सोमन ये हैं, देखिए इनकी एज बहुत ज़्यादा है, करीब ये मेरे ख्याल से 60 के आसपास हैं या 50 या 60 के बीच में है, 50-60 के बीच में है ये। लेकिन देखिए कितने हेल्दी हैं ये, जिम वगैरह करते हैं अच्छे से, तो इनका ये है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। जैसे भारत में था स्वास्थ्य मंत्रालय में, तो वहाँ तो दीपिका पादुकोण थी, लेकिन यहाँ पे अभिनव बिंद्रा हैं, ठीक। अगला देखते हैं, जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। और ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। ये सचिन तेंदुलकर की डॉटर हैं, सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं, ठीक है। अगला देखिए हथकरघा वाला है, ठीक है। हथकरघा का देखते हैं, हथकरघा उद्योग जो उड़ीसा सरकार की है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित हैं। तो हथकरघा क्या होता है पहले देखते हैं। उड़ीसा की हैंडलूम इंडस्ट्री है, ठीक है, इसको प्रमोट करना है। पर्पज़ क्या है? देखिए इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस द ग्लोबल अपील एंड विजिबिलिटी ऑफ उड़ीसा ट्रेडिशनल हैंडलूम। देखिए एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का मतलब क्या होता है ना, बेनिफिट क्या होता है कि अभी उड़ीसा के हैंडलूम को तो कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई पर्सन है जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो अगर वो आदमी
इस छोटे चीज़ को जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, अगर इसको प्रमोट करेगी, इसके बारे में बात करेंगे, तो जाहिर सी बात लोग इसकी बात करने लगेंगे, तो इसकी डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो लोग खरीदेंगे, तो बेनिफिट होगा। तो इस ओवरऑल फ़ायदा सबका होगा। इनको अपना अलग पैसा मिल जाएगा, इनको भी पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत। इसके राजदूत हैं सुकन्या सोनोवाल। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा। यूरेका फॉर्ब्स श्रद्धा कपूर। ड्रीम टेक्नोलॉजी कृति सेनन। टाटा मोटर्स विकी कौशल, बहुत पहले जानते हैं, विकी कौशल टाटा मोटर्स का करते हैं। फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना कृष्णामाचारी श्रीकांत। अभी देखिए मैंने एक थोड़ा सा छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए जो बिहार वाला था ये पार्ट, बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और कांति प्रकाश झा। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हैं क्रांति प्रकाश और ये नीतू चंद्रा, ये दोनों हैं। ये जब बिहार इलेक्शन चल रहा था तो उसकी अवेयरनेस कैंपेन कर रही थी कि मतलब आओ सब लोगों को वोट करना है, और कैसे करना है कि जो आपके बिहार को आगे लेके जाए, ये सब बातें बताते हैं। तो ये इलेक्शन आइकॉन है ये। अगला थे फिर एक था, हम लोग पढ़े थे क्या कि यूरेका फॉर्ब्स के बारे में पढ़े थे। यूरेका फॉर्ब्स क्या है, इसकी श्रद्धा कपूर है। यूरेका फॉर्ब्स है ये देख लीजिए, वैक्यूम क्लीनर बनाते हैं भाई साहब ये कंपनी, ये वैक्यूम क्लीनर है ये, ठीक है, वैक्यूम से ये सब क्लीनिंग करती हैं। और नेक्स्ट था ड्रीम टेक्नोलॉजी था, ड्रीम टेक्नोलॉजी की कृति सेनन है, इनके बारे में भी बता देते हैं। ये इनका भी वही ड्रीम जो क्या बोलते हैं ड्रीम टेक्नोलॉजी है, वो क्या बनाती हैं, ये वैक्यूम क्लीनर सेगमेंट में, जैसे फोर्ब्स स्मार्ट क्लीन रोबोट के द्वारा वही सब वैक्यूम क्लीनर ही सबका वही चीज़ है। और जो एक छोटा सा वाक्य जो बोलती थी चकाचक क्लीन, ऐसा कुछ करके था, हालांकि एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बस अब ड्रीम क्लीन का मतलब आप समझ लीजिए कि वैक्यूम क्लीनर ये सब बनाते हैं, ठीक। और बाकी नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए वही इंपॉर्टेंट है। और बाकी विज़न 2020 के बारे में आपको बताने वाला था, इसलिए याद आया था। कृष्णामाचारी श्रीकांत, ये विज़न गोल नहीं है, ये विज़न गोल वो 2020 वाला अलग था, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत रोल था। ये इस विज़न का मतलब होता है देखना, दृष्टि, आँख से संबंधित है ये, ठीक है। विज़न 2020 क्या था, सद्भावना राजदूत है कृष्णामाचारी। विजन 2020 का था मुख्य उद्देश्य यही था कि मोतियाबिंद और मधुमेह से होने वाली रेटिनोपैथी, रेटिना पे जो दुष्प्रभाव होता है, उसकी जो बीमारी होती है, उसके द्वारा जो होने वाला अंधापन होता है, उसका समाधान करना और दृष्टि संबंधी सेवाओं की व्यवस्था करना, ठीक। अगला हम देखते हैं फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल, देख चुके हैं आगे हम। और स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह, हम लोग डिटेल से देखें इसको। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना फिकी के। प्यूमा इंडिया पीवी सिंधु। खो खो 2025 सलमान खान। फिकी की देखते हैं, फिकी फ्रेम्स ब्रांड एम्बेसडर, इसके प्रमुख क्षेत्र क्या थे, मीडिया क्षेत्र में, जैसे एआई और वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, फिकी ये बनाती है, ठीक, इसमें नवाचारों का समर्थन करती हैं। अगला है दुबई स्पोर्ट काउंसिलिंग के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा हैं और हरभजन सिंह, दो लोग। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, ठीक। देखिए ये जो पेज नंबर इस पे है
योजना, अभियान, मिशन और इससे संबंधित राज्य और मंत्रालय, ये पेज नंबर 9 पर है ये, और ये दूसरा पेज नंबर जो 10 पर है। ठीक है, पेज नंबर 9 और 10 को मैं बाद में डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें योजना, उत्सव, महोत्सव, इसके PDF वगैरह सब कुछ तैयार हैं, इसको मैं कल अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ये GI टैग, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो अगर मैं यहाँ पढ़ाना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, 1-2 घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो तो यही हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको वैसे ही पढ़ना है, अगर नाम केवल देख के पढ़ना है तो आप खुद से ही पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा तो डिटेल में पढ़ाऊँगा इसको। इसलिए हम आगे आ जाते हैं चर्चित व्यक्ति निधन पे। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है, पहला क्या है, अजीत पवार। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी CM थे, इनकी डेथ हो गई थी। तो इसके बारे में अब यहाँ पे देखते हैं। अजीत पवार का पूरा नाम अजीत अनंतराव पवार है। ठीक है, 28 जनवरी को 2026 को डेथ हुई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अहमदनगर जिले के देवलाली पवारा में इनका जन्म हुआ था। कि दिग्गज नेता थे ये, शरद पवार के भतीजे थे। और बारामती जगह से इनके दादा कह के इनको बुलाते थे सब लोग। एक चार्टर्ड प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। 8वें उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के ये। और अगला है मार्क टली, ये मशहूर पत्रकार थे, इनकी डेथ हुई है। कीर्तिदा मिकानी, देखिए ये वाला पार्ट अगर याद नहीं रहेगा ना, सबका याद नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन जो जो फेमस हैं उनका याद होना चाहिए। कीर्तिदा मकानी ये सिंगापुर की ट्री लेडी थी। ठीक है, इन ट्री लेडी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ये हैं ट्री लेडी। ठीक है, सिंगापुर की ट्री लेडी हैं कीर्तिदा मिकानी। ये 66 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई है। चाय पीते हुए इनको हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर में ये जाके बस गई थी, वहाँ पे कई सारे अवार्ड ये जीती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अवार्ड, ये ज़्यादातर सिंगापुर की अवार्ड है। और अगला देखते हैं, माधव गॉडगिल, ये मशहूर पर्यावरणविद हैं। माधव गॉडगिल कौन है, एक प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट हैं, शिक्षाविद, लेखक और पर्यावरण रक्षक थे। जो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट है, उसमें उसके कंजर्वेशन के लिए इनका बहुत अहम योगदान है। हार्वर्ड से पढ़कर आए थे और भारतीय विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल साइंस में ये इनका योगदान अच्छा था। और 2006 में एक पुरस्कार पाए थे और 81 में एक पाए थे पुरस्कार। नेक्स्ट है खालिदा जिया, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, खालिदा जिया, जिनके भी बेटे शपथ लिए हैं प्राइम मिनिस्टर के बांग्लादेश में। खालिदा जिया, ठीक है, इनका जन्म 1945 में हुआ था और ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी। एक 91 पहले चुनाव जीत गई थी, तब प्रधानमंत्री बनी थी, और दूसरा कार्यकाल 2001 से 2006 तक। ठीक है, इसमें काफ़ी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, फिर इनकी गद्दी भी चली गई थी। फिर उस पर शेख हसीना इनकी राइवलरी थी, बहुत दिन से वो शासन में थी वो, और इनको जेल में बंद करवा दिया था। इनकी भी जल्दी में डेथ हुई है। और इनके एक लड़के थे, वो चीज़ें यहाँ पे दिया नहीं है, तारिक रहमान है। ठीक है, इनके एक बेटे थे तारिक रहमान, ये अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और इनका जुड़ाव क्या था, इनकी पार्टी क्या थी, BNP पार्टी थी इनकी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अगला है विनोद कुमार शुक्ला, ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये कौन थे, इनके देखे थे। और विनोद कुमार शुक्ला, ये इनको ना ऐसे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के पहले तो थे ये, खैर हमको इतना नहीं याद रखना है। प्रसिद्ध हिंदी भाषी कवि और उपन्यासकार थे, जो अपने आम जीवन के अपने अनूठे, सरल और गहन चित्रण के लिए जाने जाते थे। इनमें कई सारे इनकी हैं, जैसे नौकर की कमीज है, दीवार में खिड़की रहती है, और लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह। ठीक है, अगर आप याद देख सकते हैं तो यही। और फिर बाकी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2025 में, 59वां। ठीक, और ये चीज़ें हैं। अगला है शिवराज पाटिल, ये पूर्व केंद्र मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे ये। इनका देखते हैं हम,
शिवराज पाटिल, पास डेट 91 ये हैं। और नेक्स्ट हैं अगला है स्वराज कौशल, ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल हैं। कुमारी कमला, भारतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना। धर्मेंद्र, ये एक्टर हैं, अभिनेता हैं ये। बॉबी देओल, धर्मेंद्र देओल और वो सनी देओल, ये सब हैं, आप जानते ही होंगे इनको, मूवी भी देखते होंगे आप। कुमारी कमला भारतनाट्यम नृत्यांगना। कामिनी कौशल अभिनेत्री हैं। सुलक्षणा पंडित गायिका हैं। जेम्स वॉटसन डीएनए की खोजकर्ता हैं। जेम्स वॉटसन के बारे में देखते हैं हम। अमेरिकी थे ये, आणविक जीव विज्ञानी थे, मतलब कि ये एटॉमिक साइंटिस्ट थे ये। 1953 में इनका जन्म हुआ था, जेम्स वॉटसन। ठीक, ये एक बार ना नस्ली और लिंग भेदी टिप्पणी कर दिए थे, इसीलिए इनके कुछ अवार्ड थे वो भी ले लिए गए थे, इनकी छवि खराब हो गई थी, तो अभी इनकी डेथ हुई है। और बाकी खोज ये अच्छा किए थे कुछ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये जो डीएनए के जो डबल हेलिक्स जो मॉडल होता है ना, उसकी खोज में इनका बहुत मेजर रोल था। और नेक्स्ट देखते हैं मैनुअल फ्रेडरिक, पूर्व हॉकी भारतीय खिलाड़ी। ठीक, और मैनुअल फ्रेडरिक पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। राम दशरथ मिश्रा, ये साहित्यकार थे। सतीश शाह अभिनेता। और महारानी सिरिकित, ये थाईलैंड की राजमाता हैं। इनके बारे में देखते हैं। और ये हैं राष्ट्र की माता कहा जाता है थाईलैंड की इनको। और इनकी पहले क्या थे, ग्रामीण शिल्पों में बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट फाउंडेशन शुरू किया था, इनको ग्रीन क्वीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पीयूष पांडे, पद्मश्री विजेता महान एडमैन। देखिए एडमैन मतलब ये एडमैन, ADMAN, ये जो हम लोग पास ऐड आता है, जो हम लोग कुछ भी यूट्यूब पे कुछ वगैरह देखते हैं, उसकी जो ऐड आती है वही। तो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है ये, इनको देखिएगा। इनको कहा जाता है भारतीय विज्ञापन के जनक। ये बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन बनाए थे, अभी मैं दिखाता हूँ कौन कौन से। देखिए मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये और फेविक्यूल के जो ऐड था, एक बस वाली था, एक मछली वाली, एक सोफ़ा वाला। कैडबरी का जो भी कुछ खास है, ये अभी भी ऐड आता है। वोडाफोन का जुजुजू पहले करके एक ऐड आता था वो। और इनके बड़े बहुत सिंपल सिंपल ऐड के होते थे ये, इसीलिए सबको याद हो जाते थे और सबको पसंद आते थे ये। गोवर्धन असरानी, ये अभिनेता हैं, इनकी डेथ हुई है। और पंकज झील अभिनेता हैं ये। रवि सीताराम नाइक, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। डायने कीटन, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री। और अगले हैं पंडित छन्नूलाल मिश्रा, महान शास्त्रीय गायक। इनको देखते हैं छन्नूलाल को, ये महान भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, ये बनारस घराना के थे। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। किराना घराना और बनारस घराना, इनका यही पास में ही है, जैसे हम लोग जो पूर्वांचल के हैं तो हरिहरपुर आजमगढ़ के हैं ये। और भाई ऐसे लोग तो अवार्ड जीतते ही हैं। इनकी डेथ हुई है मिर्ज़ापुर में। अगले हैं डॉक्टर SL भैरप्पा, ये कन्नड़ उपन्यासकार हैं। जुबीन गर्ग, ये गायक थे, असम के मशहूर सिंगर। जॉर्जिया अरमानी, इनका सिंगापुर में डेथ हुआ है। जियोर्जियो अरमानी फैशन डिज़ाइनर। लॉ गणेशन, पूर्व राज्यपाल नागालैंड के। रामदास सोरेन, ये शिक्षा मंत्री थे झारखंड के। सत्यपाल मलिक, ये पूर्व राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। ये काफ़ी हाईलाइट रहते थे, इनको ज़रा देखते हैं। सत्यपाल मलिक एक राजनीतिज्ञ थे, आर्टिकल 370 के समय इनका मेजर रोल था। और ये बिहार, गोवा, मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के हिसवाड़ा में जन्मे हुए हैं ये। मेरठ से संबंधित है ये, मेरठ विश्वविद्यालय से, वहाँ से BSc और LLB किए हुए हैं। लोहिया समाजवादी विचारधारा के थे ये। बोफोर्स घोटाला हुआ था तो उसमें कांग्रेस में थे ये, तो उसमें फिर इस्तीफा दे दिया। बाकी इनका पॉलिटिकल कैरियर है, काफ़ी लंबा कैरियर है इनका। अगला है
शिबू सोरेन ये है पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। और नेक्स्ट है वसंती देवी, शिक्षाविद और समाज सुधारक। मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री एवं लेखक हैं। तो मेघनाथ देसाई को देखते हैं। वेट 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 डॉक्टर मेघनाथ देसाई ये भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और लेबर पार्टी के राजनीतिक थे। ये बेसिकली इंडियन थे और इंग्लैंड चले गए, तो वहाँ से अपना काम तो जो भी किया इन्होंने किया ही शिक्षा में और अपने करियर के लिए, और वहाँ की पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिए थे, तो पॉलिटिक्स में भी इनका मेजर रोल था। और नेक्स्ट देखते हैं हल्क होगन, ये WWE के सुपरस्टार के थे, इनकी डेथ हुई है। VS अच्युतानंद ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और एलन बर्गमैन ये थे ऑस्कर विजेता गीतकार। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। वत्सला एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी, इसको आप देख लीजिए, ये हथिनी है एक, ठीक है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी। ये मध्य प्रदेश के एक पन्ना टाइगर रिजर्व में ये रहती थी, ठीक है। इसका नाम वत्सला था। 100 वर्ष के ऊपर इसकी एज हो गई थी। इसको दादी माँ भी लोग बुलाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ना ये अगुवाई करती थी, जो छोटे छोटे हाथी थे ना उनकी अगुवाई करती थी ये। और आयु संबंधित बीमारियां होने लगी थी और गिरने के कारण वत्सला की मृत्यु हो गई, ठीक। 1993 में एक नर हाथी ने इनके पे हमला कर दिया था, तो काफ़ी चोटें आई थी इनको, करीब 200 टाँके लगे थे इनको। और हमारे जंगलों की मौन रक्षक के नाम से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इनको संबोधित करके श्रद्धांजलि दी थी। और अगला है पीटर रुफाई, ये है नाइजीरियाई फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट फिर आते हैं, देखते हैं शेफाली जारीवाल, ये कांटा लगा वाले गाने से बहुत गाने सुने होंगे आप, उनकी डेथ हुई है शेफाली जारीवाल। सलीम अख्तर वरिष्ठ उर्दू समाचार वादक सलीम अख्तर, इनकी डेथ हुई है। सलीम अख्तर को देखते हैं। ये दिग्गज फिल्म निर्माता और आफ्ताब पिक्चर के संस्थापक थे। ये आफ्ताब पिक्चर के बहुत सारी इनकी फिल्में हैं। फिल्म इंटरेस्टेड होंगे तो आप देख लीजिए, फूल और अंगारे, कयामत, आदमी, बंटवारा, लोहा, बाजी, पुलिस ऑफिसर, चोरों की बारात, इनकी प्रमुख फिल्में हैं। और अगला है गुलाम नबी शाह, ये कश्मीरी गायक हैं। अगले हैं विजय रूपाणी, ये गुजरात के पूर्व CM हैं। इनकी डेथ हुई थी 12 जून को। इसमें तो भाई पूरा प्लेन ही क्रैश हो गया था, इसमें तो सारे के सारे लोग मर गए थे, केवल एक आदमी को छोड़ के। ये भी CM थे, देखिए पूर्व CM थे, लेकिन ये डिप्यूटी CM थे, ये हमारे अजीत पवार जी है, ठीक है। तो ये दोनों लोग को ऐसे याद कर लीजिएगा, 12 जून को इनका है और 28 जनवरी को इनका है। इनका डेट आ सकता है, और बाकी भले किसी का ना आवे, इनका डेट इम्पोर्टेंट है। और अगले इनको देख लेते हैं थोड़ा और। विजय रूपाणी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक थे और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे 2016 से 2021 तक। राज्यसभा के सांसद थे 2006 से 2012 और राजकोट से महापौर थे। RSS के कट्टर सदस्य थे ये। अगला है MR श्रीनिवासन, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे, इनकी डेथ हुई है। अगला है जयंत नार्लिकर, ये खगोल वैज्ञानिक थे। तो जयंत नार्लिकर के बारे में देखते हैं हम। ये इनके महत्वपूर्ण योगदान इनके क्या था कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर काम किया इन्होंने, और होयर नॉर्लिकर सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और ये बनाया था इन्होंने अर्ध स्थिर अवस्था ब्रह्मंडलीय विकास विकसित किए गए, ये ब्रह्मंडलीय मॉडल को विकसित किया इन्होंने। मैं कोशिश करूंगा आपको उतना ही फैक्ट दूं। देखिए अब इसमें तो है तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं उतना ही फैक्ट दूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो। अदरवाइज़ तो मैं बता दूं कि ये भी पुरस्कार मिला है, ये भी पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण मिला है। भाई पद्म विभूषण इतने लोगों को मिला है, आप कितना याद करोगे। इसलिए जो कुछ फेमस है, अब जैसे इनकी डेथ हुई है तो इतना पूछ सकता है कि ये किस पे काम किए थे, तो ये गुरुत्वाकर्षण पे काम किए थे। आप एक बार देखे रहोगे, आपके दिमाग में रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको लिखो,
ठीक है। अगर लिख ले रहे हो, टाइम है तो अच्छी बात है, लेकिन पास अगर एग्ज़ाम है तो मत लिखो, मैं तो यही कहूँगा। आप केवल एक बार ध्यान से सुन लोगे तो दिमाग में रहेगा वो आपके। अगले हैं विष्णु प्रसाद, इनका नाम, ये मलयालम के अभिनेता थे। के कस्तूरी रंजन, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंजन ये हैं, देख लीजिए, पॉलिसी मेकर हैं, मेंटर। इनमें आपको कुछ याद नहीं करना है, इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको दिमाग में रहेगा आपको इनका नाम। अगला है मनोज कुमार, ये हैं अभिनेता निर्देशक। और मनोज भारती राजा, ये हैं एक्टर डायरेक्टर। जॉर्ज फोरमैन, ये हैं अमेरिकी मुक्केबाज। बिंदु घोष, ये हैं तमिल एक्ट्रेस। रमाकांत रथ, ये हैं ओडिशा के कवि। सैयद आबिद अली, ये पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर के। और ये फ्रेड स्टोल, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी। मायाधर राउत, ये हैं ओडिसी नृत्यांगना हैं। और ये सुकरी बोम्बा गौरा, ये हैं कन्नड़ लोक गायिका हैं। सत्येंद्र दास, ठीक है, इनका याद कर लीजिए आप, राम जन्मभूमि के प्रमुख पुजारी थे। ये यूपी से बिलोंग करते हैं, पास में ही इनका है, सब जुड़ा हुआ है जन्मस्थल, इसलिए आप इनको देख लीजिए, ये सत्येंद्र दास हैं। ये जुड़े हैं संत कबीर नगर से, ठीक है। इनके फादर अयोध्या से थे, और बाकी चीज़ें तो वहाँ पे लिखा ही गया है। चीफ प्रीस्ट थे राम जन्मभूमि के। अगला है नवीन चावला, ये हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और लतिका कट्ट, ये हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, लतिका कट्ट। अगला है डॉक्टर के रामचंद्र, ये एरोस्पेस के इंजीनियर हैं। पी जयचंद्र, ये कौन है, मशहूर गायक हैं। राजगोपाल चिदम्बरम कौन है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार। मनमोहन सिंह, भारत के 14वें प्रधानमंत्री, भारत के 14वें प्रधानमंत्री। इसमें हम दोनों को देखते हैं, राजगोपाल चिदम्बरम को भी देखते हैं, ये परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। इनके बारे में हम देखते हैं, ये हैं राजगोपाल चिदम्बरम। पोखरण जो दूसरा वाला टेस्ट हुआ था 98, ये आपको याद होना चाहिए, इसमें भी इनका पार्ट था। और ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में। दोनों देखिए, 1974 वाला फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट और दूसरा पोखरण 2 जो हुआ था 98 में, इसमें दोनों में इनका पार्ट था। और बाकी ये तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र थे ही सरकार के। और अगला है जो मनमोहन के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जन्म 1932 में हुआ था, बहुत पुराने थे। दिसंबर 24 में इनकी डेथ हुई है। क्या थे, अर्थशास्त्री भी थे, शिक्षाविद भी थे, राजनीतिक भी थे। खैर इसको छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। वित्त मंत्री थे 91 से 96 में, ठीक है। लाइसेंस राज को इन्होंने समाप्त किया, ये अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। और गंभीर वित्तीय संकट से उबरने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने शुरुआत की थी। और कंट्रोल वे में, बिल्कुल कंट्रोल करके देश को बहुत गंभीर समस्या से बचाया था इन्होंने, जो ये वित्तीय संकट से बचाया था इन्होंने। 2004 से लेकर 14 तक ये प्रधानमंत्री थे, 2 कार्यकाल के लिए। और ये बेसिकली ये इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, अविभाजित पंजाब में हुआ था। फिर विभाजन, क्योंकि 32 में हुआ था तो 47 में आज़ादी मिली थी, तो समझ सकते हैं आप। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं 82 से 85 के बीच में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। नेक्स्ट है ओसाजू सुजुकी, ये हैं सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन हैं। और अगला है श्याम बेनेगल, ये प्रसिद्ध निर्देशक हैं। ओम प्रकाश चौटाला, ये हरियाणा के पूर्व सीएम हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। SM कृष्णा, कर्नाटक के पूर्व सीएम हैं। शशि रुइया, SR समूह के चेयरमैन हैं। HS बेदी, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस। वरदा राकर, ये कमला राव, विश्व प्रसिद्ध मृदंग विद्वान। और दिल्ली गणेश, तमिल अभिनेता हैं। HS सोडी, भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी। पंडित राम नारायण, प्रसिद्ध सारंगी वादक। शारदा सिन्हा, ये बिहार की लोक गायिका हैं। इनके बारे में देख लेते हैं, ये हैं बिहार की लोक गायिका।
ये छठी मैया के गीत गाती थी, जो छठ पूजा होता है ना बिहार में, उसकी। नेक्स्ट है रोहित बल, ये फैशन डिज़ाइनर हैं। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले प्रख्यात भौतिकीविद हैं। और अतुल परचूरे ये अभिनेता हैं। ठीक, तो ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे अगला हम देखते हैं, ये पेज नंबर 12 है, जो कि हमारा लास्ट पेज है। इसमें है प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। ठीक है, तो हम नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे हम इसमें, जिसमें पहला पार्ट है पिनाकी चंद्र घोष। पहले हमारे पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हैं ये। इनके बारे में देखते हैं। पिनाकी चंद्र घोष के बारे में, एक प्रख्यात भारतीय न्यायविद हैं। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश 2013 से 17 के बीच में थे ये। और फिर उसके बाद ये मानवाधिकार NHRC के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। पहले लोकपाल थे ये पिनाकी चंद्र घोष। 19 मार्च 2019 को उनकी नियुक्ति हुई थी और 13 मार्च 2019 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और 27 मार्च 2022 को इन्होंने सेवानिवृत्त हो चुके, रिटायर हो चुके हैं। ये 19 मार्च को नियुक्त हुए थे, तो 23 मार्च को इन्होंने शपथ लेके पदभार ग्रहण किया है। 2019 से लेके 2022 तक ये थे लोकपाल, पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इसके पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं 13 से 17 तक बीच में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश और कलकत्ता के। अगला देखते हैं, जनरल बिपिन रावत, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनके बारे में मैंने पहले आपको डिटेल में बता चुका है, फिर से देख लीजिए इनका फ़ोटो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले CDS रह चुके हैं ये। ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है इनकी। और विशाल वी शर्मा, ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व विशाल वी शर्मा। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। विशाल वी शर्मा हैं, ये एम्बेसडर हैं परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। इनके साथ कुछ लोग और हैं, हालांकि नाम पढ़ लीजिए लेकिन याद तो होगा नहीं, तो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है खैबी लेम। इनको आपने बहुत बार देखा होगा रील्स पे, ये टिकटॉक की रील्स बनाते थे बहुत ज़्यादा। राजदूत हैं यूनिसेफ के, वैश्विक सद्भावना राजदूत। ये इनकी फ़ोटो आप देख लीजिए, यही है। ठीक है, ये सेनेगल से आते हैं, सेनेगल से बिलोंग करते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कुछ। ठीक है, लाइफ हैक्स नाम से ये सबका मजाक उड़ाते थे। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, केवल इतने ही आ सकता है, लाइफ हैक्स। अगला है करीना कपूर खान है, ये हैं राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ की। पर्वतनेनी हरीश हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत। पर्वतनेनी देखिए, पर्वतानेनी हरीश, ये हैं 1990 बैच के एक वरिष्ठ IFS अधिकारी हैं ये। और स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत और संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क 2024। अलग अलग जगह पे ये राजदूत रह चुके हैं, जर्मनी में, वियतनाम में, और अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं ये। अगला है अजय माणिकराव खानविलकर, ये भारत के लोकपाल हैं। इनके बारे में देखते हैं, जस्टिस खानविलकर। नेक्स्ट देखते हैं पल्ले गंगा रेड्डी, ये हैं प्रथम अध्यक्ष हल्दी बोर्ड के। अंजू राठी राणा, ये पहली महिला विधि सचिव हैं। आलोक जोशी, ये प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आलोक जोशी को देखते हैं। पहलगाम अटैक के बाद में इनका अपॉइंट हुआ है। अगला है सुधांशु मित्तल, प्रमुख खो खो महासंघ के। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, प्रमुख हैं ब्रह्मोस एयरोस्पेस के। यशस्वी सोलंकी, ADC, महिला ADC राष्ट्रपति की। इनके बारे में हमने डिटेल में पहले देख चुका है। आस्था पुनिया भी, इनको भी देख चुका है, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। और अभिजीत सेठ हैं, ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। सोनाली मिश्रा हैं, इनको भी हमने देख चुका है, पहली महिला निदेशक हैं रेलवे सुरक्षा बल के। और दीपक बगला हैं, निदेशक हैं अटल इनोवेशन मिशन के। जस्टिस नागेश्वर राव, ये लोकपाल हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। इनके बारे में देखते हैं, जस्टिस नागेश्वर।
नागेश्वर, ये इसमें कुछ ना बिहार में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बीसीए में। बीसीए के भीतर कुछ कुप्रबंध थे, मिसमैनेजमेंट थी और अवैध गतिविधियां थी, ठीक है। उसके लिए इनको लोकपाल अधिकारी बनाया गया है वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है पुष्पेंद्र सिंह, ये हैं उप प्रमुख भारतीय सेना के हैं पुष्पेंद्र सिंह। संजय वात्सायन कौन है? संजय वात्सायन। अनीश दयाल सिंह, प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार। संजय वात्सायन कौन है? नौसेना के उप प्रमुख हैं। प्रदीप कुमार प्रजापति निदेशक हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के। वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक। सलीम अहमद सीएमडी हैं रेल निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड के। निर्मल कुमार मिंडा, ये अध्यक्ष हैं एसोचैम के। और रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग के। ये दोनों हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। संजय गर्ग कौन है? महानिदेशक हैं मानक ब्यूरो BIS के। पराग जैन कौन है? सुरक्षा सचिव हैं भारत के, ये भी हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं। वाइस एडमिरल शिव कुमार, ये 40वें मटेरियल प्रमुख हैं भारतीय नौसेना के। संदीप प्रधान, ये पूर्वकालिक सदस्य हैं सेबी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। और गेनाडी गोलोबकीन अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग के। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवीण कुमार महानिदेशक हैं BSF के। राजकुमार गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगले पेन मेरा गिर गया था। अगला है विवेक चतुर्वेदी हैं अध्यक्ष हैं CBIC के। और नेक्स्ट हैं RK अग्रवाल हैं प्रमुख हैं FCI के। और नेक्स्ट हैं राकेश अग्रवाल जी हैं महानिदेशक हैं NIA के। राकेश अग्रवाल को देखते हैं, ये हैं राकेश अग्रवाल। यहाँ पे ये हैं, इनको चौधरी चाचा भी कहा जाता है। ये बहुत शार्प माइंडेड हैं, ठीक है, इसलिए चौधरी चाचा कहा जाता है इनको। नेक्स्ट हैं नागेश्वर कपूर हैं उप प्रमुख वायुसेना के। प्रवीण वशिष्ठ हैं सतर्कता आयोग के, केंद्रीय सतर्कता आयोग के। हरपाल सिंह महानिदेशक हैं BRO के, बॉर्डर ये सीमा सड़क सुरक्षा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। और शत्रुजीत सिंह कपूर हैं महानिदेशक हैं ITBP के। इसमें मुझे लग रहा है मतलब मैक्सिमम तो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, पहले पेज पे। और अगला है पद्म लक्ष्मी, ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पद्म लक्ष्मी है UNDP की सद्भावना दूत हैं। तो पद्म लक्ष्मी के बारे में हम देखते हैं। TV स्टार पद्म लक्ष्मी बनी है UNDP की सद्भावना दूत। इनकी मतलब जैसे गरीबी को मिटाना वगैरह, भेदभाव खत्म करना ये इनके उद्देश्य हैं, असमानता भेदभाव को मिटाना। नेक्स्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन है। सौम्या स्वामीनाथन ये WHO के मुख्य वैज्ञानिक हैं। इनको आप देख सकते हैं सौम्या स्वामीनाथन को। ये बाल रोग विशेषज्ञ थी, नैदानिक वैज्ञानिक भी हैं। इनका प्राइवेट भी अपना कुछ है। ये किसी फेमस की डॉटर हैं, ये मैं भी बता रहा हूँ आपको। पृष्ठभूमि देखिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बेटी। MS स्वामीनाथन मतलब जो हरित क्रांति के जनक थे, उनकी बेटी हैं ये, ठीक है। और ये डॉक्टर हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTP में प्रधान सलाहकार थी ये। और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं ये, ठीक है, यही MS स्वामीनाथन। तो नेक्स्ट देखते हैं, खैबिलेन को हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे खैबिलेन थे, ठीक। और अगला है ब्रजेंद्र नवनीत, ये WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि करते हैं ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट है पर्वतानेनी हरीश, इनको भी देख चुके हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व। और सेंथिल पांडियन, ये WTO में भारत के राजदूत हैं। वॉन गेथिंग, यूरोपीय देश में पहले अश्वेत नेता। थियो जेम्स, वैश्विक सद्भावना दूत UNHCR। डोनाल्ड ट्रंप, ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के 47वें। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में देखते हैं हम लोग।
ये बेवकूफ़ी वाली बात। यहाँ पे देखते हैं इनके बारे में। 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जेडी वैंस हैं। जेडी वैंस के बारे में हम लोग आगे देखें डिटेल। ये इससे पहले ये 27 से लेके 21 में 45वें राष्ट्रपति थे। बाद में जो बाइडन आए, फिर उसके बाद ये 47वें आ गए। और इनके 5 बच्चे हैं, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम मेलानिया ट्रम्प है। रिपब्लिकन इनकी पार्टी है। और इस बार का जो इनका स्लोगन था वो था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। नेक्स्ट देखते हैं हम जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के 50वें, ठीक। इसमें जैसे ये चीज़ आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये कौन कौन से राष्ट्रपति थे। तो एक बार तो 45वें हुए हैं, एक बार 47वें हैं, 46वें जो थे जो बाइडन बन गए थे, ठीक। तो जेडी वैंस जो हैं ये 50वें हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है प्रॉपर। इनकी जो वाइफ हैं वो इंडिया से बिलोंग करती हैं। और बाकी इसमें आप चाहिए देखोगे, फिर इतना जान गए हो बहुत है। नेक्स्ट है ऊषा वैंस हैं, इन्हीं की वाइफ हैं। आई थिंक ऊषा वैंस है, यहाँ पे डिटेल में है। राधा कृष्ण और लक्ष्मी चिलुकुरी इनके पेरेंट्स हैं। आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। इनके पेरेंट्स पहले ही वहीं अमेरिका में चले गए थे, वहाँ पे लॉयर थे, तो ये भी लॉयर थी। नहीं, इनके ये खुद लॉयर थी, प्रवासी भारतीय परिवार से थी, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इनके फादर वकील नहीं है, वो मैंने नहीं देखा, वो मुझे नहीं पता वकील हैं कि नहीं। मसातो कांडा ये ग्रामीण अध्यक्ष हैं एडीबी के, एशियाई विकास बैंक, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और काश पटेल के बारे में देख लें। काश पटेल का नाम है कश्यप पटेल, ठीक है। ये गुजराती मूल के हैं और ये भी एक वकील हैं पेशे से, और अभी ये रिपब्लिकन राजनीतिक सलाहकार हैं, ठीक। काश पटेल प्रमुख हैं अमेरिकी जांच एजेंसी FBI, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंडिया। क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, अध्यक्ष हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, ये हम लोग देख चुके हैं। सरली बोजवे पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं राष्ट्रमंडल की। आशीष खन्ना अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। और डिल्मा रूसेफ ये ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष हैं। परमेश्वरन अय्यर ये IMF बोर्ड के भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। पॉप लियो XIV ये हैं रोमन कैथोलिक चर्च के नए पॉप हैं। और डेविड साल्वाग्रिनी ये नासा के प्रथम AI अधिकारी हैं। अगला है पाकिस्तान के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। और सुकन्या सोनोवाल ये राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हैं। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के। पहले तो हम सुकन्या सोनोवाल को देखेंगे, फिर भूपेंद्र यादव जी को देखेंगे। सुकन्या सोनोवाल ये परमेश्वरम अय्यर, ये IMF बोर्ड वाले। परमेश्वरम अय्यर ये छूट गया था, इसको देखते हैं हम। परमेश्वरम अय्यर ये IMF बोर्ड के भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ये क्या थे, पहले नीति आयोग में ये रह चुके हैं, ठीक है। KV सुब्रमण्यम का स्थान लिया इन्होंने। और अगला है सुकन्या सोनोवाल थे। सुकन्या सोनोवाल की महिला हैं, ये शांति राजदूत बनी है। ये राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के शामिल हुई हैं। ये 2025 से 2027 अवधि है इनकी। ये लखीमपुर जिला आसाम के, एक लखीमपुर तो अपने यूपी में भी है। IIT गुवाहाटी से पढ़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को देखते हैं। ये Tiger@2047 ये टाइगर वाले जो संस्था है उसी की ये अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष हैं ये बिग कैट अलायंस। जेनिफर सीमंस ये हैं पहली महिला राष्ट्रपति हैं सूरीनाम की। और कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर हैं। सेबेस्टियन लेकोर्नू ये प्रधानमंत्री हैं फ्रांस की। जोनास गहन
स्टोयर ये प्रधानमंत्री हैं नॉर्वे की। सुशीला कौरकी, संविता भंडारी ये दोनों नेपाल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की, और सविता भंडारी अटॉर्नी जनरल हैं। इनके बारे में देखते हैं। सुशीला कार्की जो हैं ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ये पहली फीमेल कोर्ट जस्टिस ऑफ नेपाल की भी रह चुकी हैं, ठीक। नेपाल में जो नेपाल के यूथ और जेनजी जनरेशन वाले जो प्रोटेस्ट किए थे उसके सरकार गिर गई थी। प्रोटेस्ट किस लिए गए थे? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ये करप्शन उस सब ये सब था। इसी के लिए करप्शन को एंड करने के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसमें सरकार गिर गई थी। तो जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो यही जो प्राइम मिनिस्टर बनी हैं ये बनी है सुशीला कार्की। और ये संविता भंडारी जो हैं ये फर्स्ट वुमेन अटॉर्नी जनरल बनी हैं, एडवोकेट संविता भंडारी। नेक्स्ट हैं रोड्रिगा पाज, ये हैं राष्ट्रपति बोलीविया की। और साने तकाइची ये बहुत फेमस है, इनका नाम बार बार आता है। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं जापान की, साने तकाइची। ये इनको आयरन लेडी, जैसे हमारे यहाँ इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला जाता है, वैसे उनके यहाँ भी। इनके बारे में आप डिटेल में यूट्यूब पे देखिएगा, इंटरनेट पे देखिएगा, काफ़ी अच्छा इनका भी पॉलिटिकल कैरियर है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाकी ये ऑर्थोडॉक्सी हैं ये, और ये जो समलैंगिक विवाह होता है उसका विरोध करती हैं ये। और विवाहित महिलाओं के लिए अलग अलग उपनाम या मिड नेम जैसे का विरोध करती हैं, कि जैसे सरनेम जो चेंज हो जाता है शादी होने के बाद लड़कियों की, उसकी विरोध करती हैं ये। माइकल रेडिया नीरीना ये राष्ट्रपति हैं मेडागास्कर की। पैट्रिक हरमीनी ये राष्ट्रपति हैं सेशेल्स के। और रूपिन फोर्टुनेट ये प्रधानमंत्री हैं मेडागास्कर के। खालिद अल एनानी ये महानिदेशक हैं यूनेस्को के। डैन कैटक ये पहला उप प्रबंध निदेशक हैं IMF के। और कैथरीन कोनोली ये राष्ट्रपति हैं आयरलैंड के। सामिया सुलूहू ये राष्ट्रपति हैं तंजानिया के। ममादी डोम्बोया ये राष्ट्रपति हैं गिनी के। डेल्सी रॉड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के। दीना पावेल मैककॉर्मिक अध्यक्ष हैं मेटा के। यावेरी मुसेवेनी ये राष्ट्रपति हैं युगांडा के। दीना पावेल मैककॉर्मिक है ये मेटा के। मेटा मतलब ये फेसबुक, आप जानते हैं ना, फेसबुक चेंज हो गया मेटा में। बट इनका जुड़ाव ट्रंप जी से है भाई। क्या है ये कि फॉर्मर ट्रंप एडवाइज़र थी ये। डीना पावेल मैककॉर्मिक, नेम मेटा प्रेसिडेंट एज ए वाइस चेयरमैन। तो आज जो था हमारा तो यहीं पे ख़त्म हो गया था पार्ट, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो थोड़ा सा पार्ट है इसको मैं पढ़ा देता हूँ पेज नंबर 9 और 10 पे। पेज नंबर 9 में जो था ये योजना, अभियान और उससे संबंधित राज्य और मंत्रालय। इसमें पहला योजना है मुख्यमंत्री सेहत योजना, ये पंजाब सरकार की है। इसमें हम देखेंगे सेहत योजना, इसमें एक सेकेंड पैसे सेहत योजना, इसमें परिवार को 10 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। और सरकार हो चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, हर जगह कैशलेस इलाज होगा। और कुछ उसके लिए हेल्थ कार्ड बनेगा। हेल्थ कार्ड कहाँ पे बनेगा? सुविधा केंद्र, अस्पताल, गांव और पंचायतों में, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 10 लाख तक का फ्री इलाज होगा, सरकारी या प्राइवेट कहीं पे हो। और अगली स्कीम है, अगला है ग्रीन टू गोल्ड पहल है, ये हिमाचल प्रदेश की है। बेसिकली जो भांग थोड़ा नशा करता है वो, उसी की खेती के बारे में है ये भांग। इसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की आर्थिक, औद्योगिक और औषधि उपयोग के लिए औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका लक्ष्य क्या है कि जंगली अवैध भांग को एक विनियमित संसाधन में बदलना है तथा ग्रामीणों को आजीविका प्रोवाइड करना है, बस ये चीज़ है। और अगला है आगे बढ़ीवा आमा बसारे, ये उड़ीसा सरकार की है। इसमें देखते हैं क्या कहता है आगे बढ़ीवा, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की है। ये अर्ली एजुकेशन की है, ठीक है। जो बच्चे 3 साल से 6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए है कि
वो बच्चों का एजुकेशन उनके मदर टंग में हो, जो जिन जिन जिस लैंग्वेज में बचपन में बात करते हैं, क्योंकि अगर वो हिंदी बेल्ट के होंगे तो डायरेक्ट वो हिंदी खड़ी हिंदी बोलेंगे नहीं, वो पहले तो भोजपुरी बोलेंगे। तो इसलिए जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनकी उन्हीं की मदर टंग में उनकी एजुकेशन हो, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, मदर टंग में। और अगला है रायथन्ना मिकोशम पर, ये आंध्र प्रदेश सरकार की है। इसमें देखते क्या है रायथन्ना मिकोशम में, ये फार्मर को, किसान को वाटर सिक्योरिटी के बारे में, वाटर सिक्योरिटी की व्यवस्था करेगा। वाटर सिक्योरिटी जैसे कि वाटर सिक्योरिटी और डिमांड बेस्ड कल्टीवेशन, एग्रीटेक एडॉप्शन और फूड प्रोसेसिंग एक्सपेंशन और कॉम्प्रहेंसिव गवर्नमेंट बैकिंग, पानी का व्यवस्था करना उनके लिए, और जिस फसल की डिमांड हो उस फसल की खेती करना, और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, और फूड प्रोसेसिंग एक्सपेंशन करना। जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई फसल हो रहा है, कुछ भी क्रॉपिंग हो रही है, तो उसका जो उपज होता है उसको प्रॉपर पैकेट में या फिर किसी चीज़ में बंद करके उसको मार्केट में लाना थी। अगर ये अगर सरकार ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी तो बीच में बिचौलिए नहीं आएंगे, बिचौलियों की न आने की वजह से सरकार किसानों को अच्छा आय मिलेगा, और जिनका लॉस होता है उनके लिए सरकार बैक करेगी। ठीक है, उनको फंड देगी। अगला है प्रोजेक्ट महादेव है, ये महाराष्ट्र सरकार की है। महाराष्ट्र सरकार में जो महाराष्ट्र में जो 13 साल के बच्चे हैं और जो रूरल और ट्राइबल हैं, मतलब ग्रामीण से हैं और आदिवासी क्षेत्र से हैं, उनके बीच में फुटबॉल गेम को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है। इसमें 30 लड़के रहेंगे, 30 लड़कियां रहेंगी, और इसमें क्या है कि टाइगर श्रॉफ एक मेजर रोल प्ले करेंगे, और जो लियोनेल मेसी थे जो अभी आए थे, इंडिया दौरा हुआ था इनका, ये मेंटरशिप करेंगे। ठीक, और हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो जैसे हमने 5 देख लिया यहाँ पे, ठीक है, 4-5 देख लिया। अब आगे कुछ और देखते हैं, क्योंकि सारा हम नहीं पढ़ाएंगे इस चीज़ को, आगे जैसे बाद में हम पढ़ाएंगे। अगला है ये मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार है, ये उत्तराखंड की है। हाँ, तो ये है जैसे मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये उत्तराखंड की है। इसमें क्या है कि घर में की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। और महिलाएं कैसी होनी चाहिए? अविवाहित होनी चाहिए, विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता, मतलब शादी के बाद छोड़ दी गई हों, डिवोर्सी हों, निराश्रित हों, एसिड अटैक पीड़िता हों, किन्नर या विकलांग या महिलाएं हों, ऐसे लोगों को 2 लाख तक का ऋण दिया जाएगा 75% सब्सिडी के साथ। ठीक, और ये उत्तराखंड की रोजगार है, ये यहाँ पर है। आपको मैं दिखाऊँ दूसरा वाला पार्ट जब देखेंगे इसमें ये है। ठीक, और प्रोजेक्ट हिफाजत के बारे में देखेंगे अगर, तो प्रोजेक्ट हिफाजत में क्या है, ये पंजाब सरकार की है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है ये। आप यहाँ देख सकते हैं महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए है। 181 एक लैंडलाइन नंबर है, एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है ये। इस पर कॉल करना होगा। घर पे या कार्यस्थल पे, वर्किंग प्लेस पे, किसी भी स्थान पे हिंसा को रिपोर्ट करने से हिचकिचाना नहीं है, तुरंत रिपोर्ट करिए, आपको सुविधाएं मिल जाएंगी महिलाओं के लिए। और महिला समृद्धि योजना है जो दिल्ली सरकार की है। इसमें देखते हैं क्या है। समृद्धि योजना में 2500 रुपये पर मंथ मिलेगा हर महीने महिलाओं को, और ऐसी महिलाओं के पास मतलब सरकारी नौकरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, और बीपीएल की महिलाएं होनी चाहिए। ठीक, अगला हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर हम इधर देखते हैं त्यौहार और मेला के बारे में, तो इसमें पहला आता है बगुरुम्बा आता है, बगुरुम्बा फेस्टिवल। इसमें क्या है कि ये गुवाहाटी आसाम की है ये फेस्टिवल। ये रिच हेरिटेज है किसकी? बोडो कम्युनिटी की। बोडो कम्युनिटी की रिच हेरिटेज है, बोडो कम्युनिटी वाले मनाते हैं इसको, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं उस दिन। बगुरुम्बा नृत्य होता है आसाम में। और नेक्स्ट है स्पितुक गुस्तोर। स्पितुक गुस्तोर उत्सव है ये है लद्दाख में मनाया जाता है स्पितुक गुस्तोर। इसमें हम देखेंगे ये लद्दाख में ये एक मास्क पहन के, मुखौटा पहन के ये मनाते हैं। ये 2 दिन का होता है, ये मोनास्टिक फेस्टिवल है ये।
इस दिन प्रेयर किया जाता है, वही बुराई पर अच्छाई की जीत वगैरह यही सब, और विश्व शांति, प्रॉस्पेरिटी, ट्रम्प ओवर इविल, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये सब मनाया जाता है। और नेक्स्ट है अगला इमोइनू इरापता त्यौहार, ये मणिपुर में मनाया जाता है। नहीं, एक मिनट, जास्कर रुक गया, जास्कर देखते हैं। इमोइनू मोइता है ये फिल योर होम्स विथ वार्म्स, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक, ये मणिपुर की है। और अगला है गान नगाई, अगला है गान नगाई, ये पोस्ट हार्वेस्ट है, मतलब फसल काटने के बाद ये मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? आसाम में भी, मणिपुर में, नागालैंड में भी, ठीक। वही है, बुराई पर अच्छाई की जीत वाली है वही। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डांस वगैरह करते हैं कपड़े पहन के। गान नगाई मणिपुर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने जैसे बताया हमने तीनों है यहाँ पे, ये आसाम भी है, मणिपुर है, नागालैंड भी है। और अगला है जालीकट्टू, तो ये तो आपने बहुत फेमस है तमिलनाडु की, लेकिन मैं इसके बारे में और थोड़ा आपको कुछ बताता हूँ जालीकट्टू के बारे में। बुल एम्ब्रेसिंग होता है ड्यूरिंग थाई पोंगल के समय, ये संगम पीरियड से चलता आ रहा है, बहुत पुराना है ये, हजारों साल पुराना है फेस्टिवल ये। नेक्स्ट देखते हैं मकर विलक्कू उत्सव होता है, ये केरल में। मकर विलक्कू ये सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन, ठीक। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल महोत्सव है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल को देखते हैं, ये नागालैंड बेस्ड होता है। नागालैंड स्टेटहुड, नागालैंड जिस दिन बसा था वो क्या है? 1 दिसंबर, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछता है ये। हॉर्नबिल होते क्या हैं देखिए, हॉर्नबिल कितने प्रकार के होते हैं। ये स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी है, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश की और केरला की। वेस्टर्न घाट में भी ये पाया जाता है। देखिए ऐसे तो हमने 4-5 बता दिया आपको, ये त्यौहार मेले को भी ऐसे में पढ़ाएंगे और जीआई टैग को भी ऐसे पढ़ाएंगे। तो अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरा पढ़ा पाऊँ, इसके हम तीनों का एक अलग वीडियो बना देंगे, तीनों का अलग अलग 15-20 मिनट का जो भी बनेगा आप उसको अलग से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।